तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग आईपीएल के 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट आरसीबी वर्सेस पंजाब का जो थ्रिलिंग मैच था उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। सीएसके वर्सेस जीटी का जो काइंड ऑफ एक वन साइडेड अफेयर था उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। फिर अभी फ्राइडे को केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच होने वाला है, उसका एक डिटेल प्रीव्यू भी निकालेंगे। एंड लास्टली फुटबॉल में बार्सिलोना से रिलेटेड 3-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर्स हैं, चाहे वो हांसी फ्लिक के रिलेटेड हो, चाहे वो किमिच के रिलेटेड हो, या फिर ऑफ कोर्स द बिगेस्ट वन हालैंड से रिलेटेड हो। क्या सच्चाई है इन रूमर्स में, हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे हर पर्सपेक्टिव से एंड पता लगाएंगे कि कोई वैलिडिटी है भी या फिर सिर्फ फालतू के क्लिकबेटी न्यूज़ है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आरसीबी वर्सेस पंजाब, जो कि सबसे पहला मैच आता है पिछले 2 दिनों में। एंड ये मैच आई थिंक कई लोग कहेंगे बैटल ऑफ मिड्स था, बिकॉज पंजाब एंड आरसीबी द ट्रॉफीलेस टीम्स, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक जितना ऑन पेपर ये लाइट फिक्सचर लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा एंटरटेनिंग था। एंड अगर विराट कोहली की इतनी अच्छी इनिंग्स देखने को हमें मिल रही है, शिखर धवन की वो फ्लैशी, चाहे वो छोटी इनिंग्स क्यों ना वो देखने को मिल रहा है, तो क्या बुरा है यार। मुझे तो बहुत मज़ा आया मैच देखकर। एंड दोनों टीम से कुछ कमियां थी एंड कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव्स भी थे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स फर्स्ट। अभी तक जितने भी टीम्स से अपना दूसरा मैच खेला है, ऑफ कोर्स दिस कुड चेंज विद मुंबई एंड एसआरएच बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट रिलीज, बट अभी तक जितने भी टीम से 2 मैच खेले हैं अपने, सबने सेम लाइनअप ही रखी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस करे नहीं है। एंड सेम वॉज द केस इन दिस गेम, ऑल्दो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, बिकॉज आरसीबी जब टॉस पे गई थी, फैफ डु प्लेसी भाई साहब बोलते हैं हमारे नो वी आर प्लेइंग विद द सेम लाइनअप। एंड देन व्हेन वी सी द होल गेम देयर वाज अ मैसिव चेंज। कर्ण शर्मा खेले ही नहीं भाई साहब, जो कि पहले मैच में द ओनली प्रॉपर स्पिनर यू कुड आर्ग्यू अलॉन्ग साइड अपना जो मयंक थे वो। एंड सो आई वॉज वंडरिंग कि क्या फैफ डु प्लेसी ने कोई एरर कर दिया है या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के टाइम पे कुछ मेसअप हुआ है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक दे मेस्ड अप प्रिटी बैड इन द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। बट नॉनदलेस अगर हम लोग लाइनअप्स की जल्दी से बात कर लें फॉर आरसीबी, विराट कोहली थे, फैफ डु प्लेसी थे, कैमरून ग्रीन थे, रजत पाटीदार वंस अगेन वॉज प्लेइंग एंड राइटफुली सो, आई थिंक उनको भी खिलाना चाहिए भी। मैक्सवेल खेल रहे थे, अनुज रावत एंड दिनेश कार्तिक दोनों स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। महिपाल लोमरो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए हुए थे, मयंक थे हमारे, मयंक डागर जिनको मैंने पहले मेंशन किया था, अल्जारी जोसेफ खेल रहे थे क्योंकि इतने पैसे खर्च करें तो खेलना ही पड़ेगा। एंड थोड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस भी थी, पहले से इंप्रूवमेंट भी था परफॉर्मेंस में। मोहम्मद सिराज द मेन गाय एंड यश दयाल हु हैड अ स्टेलर गेम बाय द वे, मतलब शाउट आउट टू यश दयाल एज अ केकेआर फैन हु हैज सीन हिम गेटिंग स्मैक्ड बाय रिंकू सिंह फॉर 5 sixes. इट इज सो नाइस टू सी हिम मेकिंग प्रोग्रेस आफ्टर दैट। मतलब आई थिंक वो ईगो क्रशिंग मोमेंट जो होता है ना किसी के करियर में, वहाँ से कम बैक करने के लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर चाहिए होता है। आई एम सो हैप्पी फॉर यश दयाल, होपिंग ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म, बिकॉज सिराज को बहुत हेल्प चाहिए होगी, सिर्फ एक बंदा के लिए आईपीएल नहीं जिता सकता बॉलिंग में। सो अगर लोग पंजाब की बात करें, पंजाब और जेन्युइनली गोइंग विद द सेम लाइनअप हियर। धवन बेस्टो दोनों ओपनिंग कर रहे थे, प्रभ सिमरन एज द इम्पैक्ट प्लेयर, लिविंगस्टोन थे, सैम करन थे, जितेश शर्मा थे, हरप्रीत ब्रार थे, शशांक भाई, शशांक जिनको नहीं पता है, जिनके साथ एक बहुत बड़ा मिसअप हुआ था ऑक्शन में, वेयर पंजाब अपेरेंटली डिड नॉट वांट द शशांक दैट वाज ऑन द लिस्ट एंड दे एंडेड अप परचेजिंग हिम। और उसके बाद कहा, अरे हमें ये बंदा नहीं चाहिए था, हम कोई और शशांक सोच रहे थे। एंड बाद में आके ट्वीट करते कि नहीं नहीं भाई हमें यही बंदा चाहिए था, वो तो हमसे एरर हो गया था ऑक्शन के टाइम पे, इतना गंदा कवरअप करा था। बट दैट गाय एक्चुअली चेंज द गेम फॉर पंजाब। इट वॉज सो नाइस टू सी वंस अगेन ये जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ये अपना दे आर लीविंग अ मार्क amongst all these big names like Virat Kohli, like Shikhar Dhawan, like the foreign ones, Faf du Plessis, Maxwell. यहाँ पे अगर ऐसी स्टोरीज निकल के आए तो कितना अच्छा लगता है देखने में। ये सारे हो गए पंजाब के प्लेयर्स। हर्षद पटेल थे, रबाडा थे, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह एज इम्पैक्ट प्लेयर। लाइनअप वॉज प्रिटी मच सेम। अगर हम लोग अब फर्स्ट इनिंग्स की बात करें, बिकॉज टॉस जीत के पंजाब जो है, सॉरी आरसीबी जो है वो चेस करती है। एंड यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, जो कि अभी हम लोग केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच के लिए भी बात करेंगे जब, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के निकलेगी। क्या मैं एग्जैक्टली बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप पावर प्ले देखें स्टार्टिंग से ही, इट वॉज प्रिटी एविडेंट दैट दिस विकेट इज नॉट एज पाटा एज इट सीम्स। पाटा का क्या मतलब होता है, एक बैटिंग पैराडाइज। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में पाटा विकेट को बोलते हैं, जो कि एकदम शीशे की तरह होती है ना, कि जैसे बॉल हवा से आ रही है वैसी ही पड़ के सेम ट्राजेक्टरी पे बैट्समैन के पास जा रही है पिच होने के बाद। कोई क्या कहते हैं उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है,
बहुत प्रिडिक्टेबल लाइनअप कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया मेरे को, बहुत प्रिडिक्टेबल फॉलो थ्रू है बॉल का, ट्रैजेक्टरी बहुत प्रिडिक्टेबल है, तो बैट्समैन पहले से अपने आप को सेटअप कर सकता है शॉट मारने के लिए। यूजुअली चिन्नास्वामी में ऐसी विकेट ही देखने को मिलती है, विच इज़ वाई इट इज सच अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। ऑफ कोर्स बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं, बट यहाँ पे हमने देखा कि बॉल जो है ना वो गुड लेंथ से अच्छा राइज कर रहा था। एंड इसके बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जो सिराज का पहला विकेट आता है बेस्टो के साथ। बेस्टो जिस बॉल को स्लॉक करने जा रहा था ऑन दी अप, क्योंकि क्या होता है ना, जो विकेट्स बहुत अच्छी होती है बैटिंग की उसमें फुट मूवमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप खड़े खड़े फ्रंट फुट पे जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल को भी छक्का मारने जा सकते हो स्लॉक करके। वहां हम देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ से, एंड सो टॉप एज लग जाती है एंड बेस्टो गेट्स आउट वेरी अर्ली। पहली बात तो ये जो टैक्टिकल ब्रेकडाउन मैंने दिया है इस विकेट का, इसका पर्पस क्या है, बिकॉज T20 में ज़्यादा टैक्टिकल ब्रेकडाउन मैटर करता नहीं है, टेस्ट मैचेस में सब करने में मज़ा भी आता है। पर्पस से यही है कि आपको समझाना कि इस पिच में थोड़ा बहुत मीट या फिर थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट था फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर आप बॉल हिट द डेक वाले अगर आप बॉलर हो, आप बॉल दम से डाल रहे हो, टप्पा करवा रहे हो, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल सकता है। इसका फायदा उठाते हुए सिराज ने विकेट लिया बेस्टो का। एंड ऑल्दो पावर प्ले में स्टार्टिंग लग रहा था थोड़ी बहुत, धवन ने 2-3 बड़े अच्छे शॉट्स मारे थे, बट इफ़ यू सी अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी रन रेट यार। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं आपको स्कोर बताऊँ, सिर्फ 40 रन थे और एक विकेट गिर चुका था बेस्टो का। दिस इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट इन द चिन्नास्वामी। कोई फर्क नहीं पड़ता विकेट कितनी भी हेल्प कर रही हो फास्ट बॉलर्स को, एट द एंड ऑफ द डे चिन्नास्वामी की विकेट है, बैट्समैन को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 40 for 1 होना बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट थी। आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब एक स्टेप मिस कर चुकी थी। इनफैक्ट धवन ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा खुद ही कि आई थिंक पावर प्ले में मैं खुद भी बैटिंग कर रहा था एंड वी कुड हैव स्कोर्ड अ बिट फास्टर। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी कट गया था पंजाब का एंड आरसीबी के पास एक अपर हैंड आ ही चुका था यहाँ पे। अगर मैं और आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो 6 ओवर्स है पावर प्ले के, इफ़ यू नोटिस इसमें से 3 ओवर जो है डुप्लेसी ने यश दयाल से ऑन द ट्रॉट डलवा दिए। 4 में से 3 ओवर यश दयाल के पावर प्ले में ही हो गए एंड उन 3 ओवर में सिर्फ 10 रन आए। मतलब कि बाकी के जो 3 ओवर बचे थे पावर प्ले के उसमें 30 रन आए। यू कैन आर्ग्यू कि यश दयाल ने सिंगल हैंडेडली पावर प्ले का जो पूरा फेज था वो आरसीबी के फेवर में डाल दिया। कितनी बढ़िया स्टोरी है ये। बट नॉनदलेस इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट फेज होता है 6 से 10 ओवर के बीच का। बाय द 10th ओवर पंजाब वर 78 फॉर 2 विकेट्स। ठीक है, प्रभ सिमरन हमारे जो थे हु वाज लुकिंग क्वाइट गुड, स्ट्राइक रेट भी डिसेंट चल रही थी, बट बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली आउट हो जाते हैं मैक्सवेल पे। एंड वंस अगेन द सेम थिंग हैपेंड एज इट डिड फॉर बेस्टो। जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है ना वो स्पिनर्स को भी मिल रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी इन द इनिशियल गेम्स इन द चिन्नास्वामी अगर ऐसी विकेट रहने वाली है तो, क्योंकि बैट्समैन ऑब्वियसली थ्रू द लाइन मारने जाएगा ट्रस्ट करके कि ये विकेट तो यूजुअली बैटिंग के लिए अच्छी होती है, बट द ऑड बॉल विल बाउंस अ बिट मोर दैन द यूजुअल वंस एंड उसी में विकेट देने का चांस है। एंड दिस विल क्रिएट अ डाउट इन द बैट्समैन्स माइंड कि यार देखो 10 में से 8 बॉल तो बहुत अच्छी आ रही हैं, पर अगर ये वो वाली बॉल हुई जो कि 9वीं बॉल थी या 10वीं बॉल थी, अगर वो पहले पड़ गई तो मैं तो पहले ही आउट हो जाऊंगा। तो ये इट्स एन एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं उसको, अनप्रेडिक्टेबिलिटी दैट द बैट्समैन हैज़ टू मेक पीस विद। इवेंचुअली आई बिलीव कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते रहेंगे पिच थोड़ी वेयर एंड टेयर में आएगी तो बाउंस इवन आउट हो जाना चाहिए होपफुली। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार कि धवन जो है, प्रभ सिमरन तो आउट हो जाता है, धवन नाउ स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग अ बिट। पहले जहाँ पावर प्ले में लग रहा था कि धवन थोड़ा स्लो तो नहीं हो रहे हैं कहीं, इस फेज में हम देखना शुरू करते हैं कि धवन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करी एंड ही रियलाइज कि भाई दूसरे एंड से रन नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, चिन्नास्वामी में वैसे भी जो चेस कर रहा होता है उसको फायदा मिलता है, तो हमें 10-15 रन वैसे भी एक्स्ट्रा बनाने ही पड़ेंगे एंड उसके लिए मेरे को रिस्क लेना पड़ रहा है तो मैं लूँगा। एंड ही वॉज डूइंग इट एंड इट वॉज पेइंग ऑफ टू सर्टेन एक्सटेंट। बट देन वंस अगेन अगर हम 10 से 15 ओवर की फेज की बात करें, यहाँ पे धवन अपना विकेट किसको दे देते हैं, मैक्सवेल को। एंड बाय द वे यहाँ पे मैंने पहले मैच में सीएसके के अगेंस्ट जो आरसीबी का था मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था फैफ डू प्लेसी को, एंड राइटफुली सो, बिकॉज हर बार बाउंसर फेंक के आप दुबे को आउट नहीं कर सकते हो 8 ओवर तक लगातार। इट वॉज अ वेरी डम मूव, बट क्रेडिट टू फैफ डू प्लेसी इन दिस गेम। व्हाई डू आई से दैट? मैक्सवेल ने पहले 2 ओवर में ऑलमोस्ट 20 रन खाए थे और सिर्फ एक ही विकेट आया था, एंड वो भी बाई चांस आप कह सकते हो। टेम्पटेशन हो सकती थी वहाँ पे कि यार मैक्सवेल से बॉलिंग कराने की क्या ही ज़रूरत है, बाकी लोग पड़े तो हैं मेरे पास, कैमरन ग्रीन से करा लूँगा एक एक्स्ट्रा ओवर। द फैक्ट दैट ही गेव हिम एन एक्स्ट्रा ओवर, 3rd ओवर दिया मैक्सवेल को,
एंड फिर उसी ओवर में धवन का विकेट आया. क्रेडिट शुड बी गिवन टू द कैप्टन. ऑफ कोर्स बॉलर को तो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा, विकेट उसने लेके दिया है. फील्डर को क्रेडिट जाएगा ही जाएगा, उसने कैच पकड़ा है. बट कैप्टन ने टू टेक दैट डिसीजन टू बोल वन एक्स्ट्रा ओवर फॉर मैक्सवेल, गुड शॉट आउट टू डुप्लेसी फॉर दैट इन माई ओपिनियन. बट यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कमेंट करूंगा, विच इज कि यार प्रभ सिमरन और धवन दोनों की बात करते थे जल्दी से. हमने पंजाब के लिए कहा है कैसे अगर इनको सक्सेसफुल होना है इस आईपीएल में तो देयर हैज टू बी अ टाइम व्हेन द इंडियन कोर बैट्समैन जो हमारे दे रेज अप देयर हैंड एंड से कि भाई हम परफॉर्म करके देंगे. वो टाइम कब आएगा? क्योंकि आज अगर हम लोग देखें मैक्सिमम लोगों को स्पेशली द इंडियन कोर स्टार्ट्स मिले हैं. ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल कर रहा था स्टार्टिंग से ही. सबको अच्छे अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं, अच्छा एक बूस्ट मिला है इनिशियल इनिंग्स में, फिर उन्होंने विकेट थ्रो करा अपना. अब आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद ये एक्स्ट्रा बाउंस वाला फैक्टर था जिसकी वजह से हमें लग रहा है उन्होंने विकेट थ्रो करा है. एंड एक बहुत ही लेजिट क्वेश्चन भी है, अगर आप ये मुझसे पूछते हो कि यार अगर वो छक्का हो जाता तो तुम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अब आउट हो गया तो तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो. It's a very right question, but the answer to it is the sheer duality of the nature of risk taking is something that you will have to make peace with forever. अगर आप रिस्क ले रहे हो किसी बॉल पे स्टेप आउट करके छक्का मारने का, एक रिस्की शॉट खेलने का इन जनरल, अगर वो पुल ऑफ होगा तो आपको तारीफ मिलेगी ही मिलेगी. बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज अगर आप फेल होते हो तो आपको सेम शॉट के लिए क्रिटिसाइज करा जाएगा कि कितना इररिस्पॉन्सिबली आप खेले हो. सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रोहित शर्मा इन द वर्ल्ड कप फाइनल. पूरे सीजन पूरे वर्ल्ड कप में उसने जो है वैसे स्टेप आउट करके शॉट्स खेले इंटेंट दिखाने के नाम पे एंड बहुत अच्छा खेला. बट जब फाइनल में उसने वो शॉट मारा आफ्टर स्कोरिंग 10 रन्स इन द ओवर एंड ही गॉट आउट, देन पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम. आई बिलीव ही डिड द राइट थिंग देयर. एंड सो यहाँ पे धवन के साथ भी वही चीज़ होगी, प्रभ सिमरन के साथ भी वही चीज़ होगी. आप अच्छा खेल रहे हो, इंटेंट दिखा रहे हो, सही बात है, लेकिन अगर आप आउट हो गए तो लोग आपको गाली देंगे ही देंगे. यू हैव टू मेक पीस विद इट, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल आप कह सकते हो व्हेन स्पेशली नो कि आपकी बैटिंग थोड़ी हल्की चल रही है. तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक बंदे को तो एक कम से कम 50 तो मारनी चाहिए थी. देयर वर नो 50s फ्रॉम द टीम यार एट द चिन्नस्वामी जहाँ पे लोग 100-150 मारते हैं, एक भी 50 नहीं है. ये कंसर्निंग था. इसके बाद हम देखते हैं करन और लिविंगस्टोन दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं, हमारे इंग्लिश प्लेयर्स. दोनों को स्टार्ट्स मिलते हैं वंस अगेन. मतलब लिविंगस्टोन तो चलो जल्दी आउट हो जाता है, बट इवन जितेश फॉर दैट मैटर अनदर इंडियन बैट्समैन, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद वंस अगेन सैम करन एंड जितेश शर्मा दोनों आउट हो जाते हैं. एंड ये जेपर्डी पता है इतनी इंक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि अगर हम लोग देखें लॉजिकली 13th ओवर तक धवन भी आउट हो गया था, प्रभ सिमरन भी आउट हो गया था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिविंगस्टोन भी आउट हो गया था बाय द वे. 13th ओवर में जितेश और सैम करन दोनों नए बैट्समैन थे, क्रीज के ऊपर 0 पे खेल रहे थे. मतलब पिछले 13 ओवर तक जो पूरा बिल्डअप करा पंजाब ने सब खराब. अब 2 नए बैट्समैन 0 से दोबारा शुरू कर रहे हैं. तो पंजाब के पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट कटना चाहिए इस बात के लिए कि आपने इनिंग्स बिल्ड सही तरीके से नहीं करी एंड नोबडी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले टिल द एंड. सेकेंडली, जब यहाँ से फिर भी अच्छे स्टार्ट्स मिले करण और जितेश को, स्पेशली व्हेन दे वर अटैकिंग अपना मयंक डागर एंड टू सर्टेन एक्सटेंट यू कुड आर्ग्यू इवन मैक्सवेल एज वेल, उसके बाद अगर आप सेट हो गए तो आप फिर से विकेट थ्रो करके दोबारा सेम सिचुएशन में टीम को डाल रहे हो. एंड क्वाइट फ्रैंकली इसके चलते हुए 15 ओवर में 128 रन बन गए थे, ऑल्दो 4 विकेट गिरे थे. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शशांक के पास क्वाइट लिटरली कोई बंदा था ही नहीं टू हेल्प हिम आउट. एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इफ नॉट फॉर दैट कैमियो फ्रॉम शशांक, ये जो चेज इतनी इंटेंस हुई है ना अल्टीमेटली, पहली बात तो विराट कोहली के 100 का कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि इतने रनिंग नहीं बनते. दूसरी बात आरसीबी 18 ओवर के अंदर जीत गई होती. मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ. इट इज ओनली थैंक्स टू दैट गाय शशांक जिसने एंड इतना अच्छा करा कि पंजाब के पास एटलीस्ट एक फाइटिंग चांस था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई पर्सनली थॉट कि पंजाब तो यहाँ से जीत रही है जो आखिरी के 2-3 ओवर बचे हुए थे. वी विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव फॉरवर्ड. तो शशांक की जो इनिंग्स थी ना, उसने जितना इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया, ऑल्दो 20-25 रन की थी, वो किसी ने भी करके नहीं दिया इन द होल पंजाब इनिंग्स. किसी ने भी नहीं करके दिया बैट के साथ. धवन के 40-45 रन थे, उसने भी इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करा. तो क्रेडिट टू शशांक देयर. अगर हम लोग जल्दी से बॉलिंग की बात करें आरसीबी की, ठीक है, यश ठाकुर कह रहा हूँ भाई मैं,
यश दयाल एंड अपना सिराज, इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, वेरी इकोनॉमिकल। सिराज ने 2 विकेट फाइनली ले लिए। पहले मैच में अगेंस्ट सीएसके एक भी विकेट नहीं लिया था एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग हिम। आई थिंक कुछ 35-40 रन भी खाए थे उसने। दिस इज अ गुड साइन फॉर हिम। एंड उसके जो दोनों विकेट से इफ यू नोटिस, जो दूसरा विकेट भी आया था वो भी छोटी बॉल पे था, द बैट्समैन वाज ट्राइंग टू हिट ऑन दी अप। तो ही मेड परफेक्ट यूज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस दैट वाज देयर ऑन द ऑफर फॉर द पिच। तो गुड एक्सपीरियंस डिस्प्लेड बाय सिराज। यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सिराज एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, जब वो 27-28 साल का हो चुका है। अब ही इज एंटरिंग हिज प्राइम। अब वो इनएक्सपीरियंस वाला एक्सक्यूज नहीं है, उसको बहुत साल हो गए उसको खेलते हुए। तो अब उससे टॉप टियर बॉलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड उसके एक्सपीरियंस से जो उसने सीखा है वो इंप्लीमेंट करना एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसने वो करके दिखाया। आई थिंक सिराज को भी क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पे। मैक्सवेल के लिए मैं कहूँगा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसने 2 क्रूशियल विकेट्स लिए हैं प्रभसिमरन और धवन का। उसने पूरा मैच का रुख जो है ना वो चेंज करा है, ये ज़रूर मैं कहूँगा। डबल एज स्वॉर्ड है क्योंकि एक्सपेंसिव भी गया है, रन भी खाए, लेकिन हाँ विकेट ज़रूर नहीं उसने। तो उसको अब कैसे जज करना चाहते हो वो आप कमेंट में बताना। बट नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड इनिंग्स विच इज़ आरसीबीज बैटिंग, ठीक है। एंड क्या आइकॉनिक स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ओवर में ही एक लड्डू सा कैच जो है कौन छोड़ता है, ऑफ ऑल पीपल जॉनी बेस्टो। भाई इस बंदे का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ। चाहे वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो जहाँ पे भाई साहब का बैंटर जो है वो उनके बैट से ज़्यादा चला है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। चाहे वो अभी आईपीएल की स्टार्ट हो, 2 मैचेस हो गए, ही हैज़ बीन पैथेटिक। एड टू दैट द ओनली अदर थिंग दैट ही कुड कॉन्ट्रीब्यूट इन विच इज़ फील्डिंग, बिकॉज बॉलिंग तो करते नहीं है, वहाँ पे भी ऐसा लड्डू से कैच छोड़ दिया। एंड क्वाइट फ्रैंकली हमने अभी जैसे बात करी थी कि पंजाब अगर पहले के पावर प्ले में थोड़े एक्स्ट्रा रन मारती तो शायद एक बेटर चांस होता मैच जीतने का। अगर पंजाब कोहली का वो कैच ले लेती ना तो शायद हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते अभी कि आरसीबी जीती कैसे। पंजाब शायद कंफर्टेबली मैच जीत गई होती। कैचेस विन यू मैचेस वाले जो कहावत है जो कि कमेंटेटर्स ने बहुत फेमस करी है, उसका टिपिकल एग्जाम्पल है ये गेम। बिकॉज उसके बाद आपको पता पूरी इनिंग्स देखने की जरूरत भी नहीं है, विराट कोहली ने उस ओवर के अंदर ही, ये सब पहले ओवर में हुआ है, कैच उसका ड्रॉप हुआ, उसके बाद उसी ओवर में 4 चौके मारे भाई, और चारों क्लासिकल शॉट्स। एंड लेट मी नाउ जस्ट टेक अ मोमेंट टू ब्रेक डाउन द इनिशियल फेज ऑफ विराट कोहलीज इनिंग्स। आई थिंक जिस तरीके से उसने टेक ऑन करा है ना बॉलर्स को, कई लोग पता उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे पहले मैच के बाद कि ही इज ट्राइंग टू बी समबडी दैट ही इज नॉट, एंड आई ब्रोक दैट डाउन कि वो कैसे एक मिथ है एंड उसके पीछे का रीजन क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इस मैच में उसने सेम चीज करी एंड वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। एंड आई डोंट लाइक दिस हिपोक्रिटिकल क्या कहते हैं वे ऑफ एनालाइजिंग विराट कोहली स्टाइल ऑफ प्ले। या तो तुम कह दो साफ साफ कि तुम विराट कोहली को एज एन एंकर ही देखना चाहते हो जो कि रिस्की शॉट्स कम खेले, ऑन द ग्राउंड ज़्यादा खेले, और या तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ये नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, थोड़ा चढ़ के खेल रहा है, थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, शायद इसमें कई बार आउट भी हो जाएगा, लेकिन जब जितना खेल रहा है बहुत बढ़िया खेल रहा है और मजा आ रहा है देख के। पिक वन साइड। ये नहीं कि जब आउट हो रहा तो क्रिटिसाइज कर दिया और जब रन मार दिया तो कह रहे हैं अरे वाह भाई कितना बढ़िया अप्रोच है। बहुत बकवास लगता है मुझे ये, तो मैं बहुत क्वाइट फ्रैंकली सबके मुंह पे बोल सकता हूँ ये चीज़। तो आई थिंक आई लाइक दिस अप्रोच बाय विराट कोहली फॉर श्योर। आई एम डिगिंग दिस 100%, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट इंडिया के लिए अगर वर्ल्ड कप खेलना तो ये नेसेसरी है, चाहे आप कोई भी हो। अगर रोहित शर्मा ने, जो कि पूरी जिंदगी किस बात के लिए जाना जाता था कि पहले के 10 ओवर सर्वाइव कर जाऊंगा, 100 तो मैं आराम से खेलूंगा, अगली बार जब 200 होंगे मेरे तो स्ट्राइक रेट ऐसी होगी कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। उस बंदे ने अगर पहली बॉल से मारना शुरू कर दिया है तो विराट कोहली भी कर सकता है और कोई भी कर सकता है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे आप कितनी ही बड़े हो। एंड विराट कोहली इस चीज़ को एक्नॉलेज करके इंप्लीमेंट कर रहा है एट दिस एज, एट द एज ऑफ 35 वो अपना गेम चेंज कर रहा है। उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए यार। लोग क्रिटिसाइज पता नहीं क्यों करना पहले शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ा टाइम तो दो उसको खेलने के लिए। एंड कर दी उसने बोलती सबकी बन। द वे ही डोमिनेटेड द पावर प्ले, लेट मी एक्सपोज सम flaws that people usually point out in Virat Kohli's batting and how they are totally wrong in this innings, ठीक है। पहले अगर हम लोग देखें पावर प्ले में 50 रन आते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं, ऑफकोर्स फैफ डु प्लेसी आउट हो जाते हैं, उसके बाद रजत पाटीदार भी आउट हो जाते हैं, सॉरी रजत पाटीदार कह रहा हूँ मैं, कैमरन ग्रीन आउट हो जाते हैं जो कि वन डाउन थे बैटिंग करने के लिए। बट अगर जो 50 रन थे पावर प्ले के, उसमें से हम लोग विराट कोहली का शेयर देखें, 35 रन जो है ना वो सिर्फ विराट कोहली के 50 में से। सिंगल हैंडेडली वो जो है रन रेट को मेंटेन करके चल रहा था। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर द पावर प्ले,
एक स्टार्ट निकला था कैसे विराट कोहली की जो पूरी इनिंग है 70-75 रन जितने भी हैं उसमें उसने जितनी स्ट्राइक रेट पे खेला है, ऑन दी अदर हैंड जो बाकी सारे बैट्समैन थे उन्होंने कुछ 47 रन इन 58 बॉल्स ऐसे करके कुछ स्टार्ट निकला था. बेसिकली व्हाट दे मेंट वाज कि दिस स्टार्ट शोज कि इस इनिंग में विराट कोहली वाज द गाय जो कि अग्रेसर था और बाकी सब एंकर्स थे. जो कि यूजुअली हम लोग उल्टा बोलते हैं ना कि विराट कोहली स्लो खेलता है, एंकर बन जाता है, फिर बाकी लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हिट आउट करने का. एंड वो बात सच भी है कई मैचेस में. बट यहाँ पे विराट कोहली ने एक दूसरा नेचर दिखाया अपना कि भाई मैं अग्रेसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तुम आराम से करो, तुम मुझे सिंगल देते रहो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ स्ट्राइक रेट बढ़ाने की, एक रन रेट बढ़ाने की. एंड दिस इज व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक्ड अबाउट विराट कोहलीज इनिंग्स. चाहे उसे 100 ना मारी हो, लेकिन दिस वॉज नो लेस. बहुत मजा आया देख के इनिंग्स को. एंड सो हम लोग 10 ओवर में देखते हैं कि 85 रन बन जाते हैं एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तो 6 से 10 ओवर के बीच में कोई भी विकेट नहीं गिरता है जब रजत पाटीदार एंड विराट कोहली खेल रहे थे. एंड यहाँ पे इफ यू सी जो 4 ओवर थे उसमें से 35 रन ही और आते हैं 6 से 10 के बीच में. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रन रेट से खेल रहे थे, बट ज़रूरत भी नहीं थी बिकॉज टारगेट वैसे ही बहुत बड़ा नहीं है एंड विकेट बचाने ज़रूरी हैं. क्यों? दिस इज ऑल्सो आई मेंशन्ड इन माई स्क्वाड एनालिसिस फॉर आरसीबी बिफोर दी आईपीएल कि जो ये हवा बना हुआ है कि बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, सिर्फ प्लेइंग 11 में ही 4 बैट्समैन है अच्छे, ना स्क्वाड में कोई डेप्थ है बैटिंग में और ना ही प्लेइंग 11 के अंदर डेप्थ है. बिकॉज नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक आता है, उसके बाद यूजुअली कोई होता ही नहीं है. इस बार महिपाल लोमरोर थे वरना करण शर्मा होते हैं. तो डेप्थ आप क्या बात कर रहे हो? सीएसके मुंबई वगैरह में नंबर 9 तक डेप्थ होती है. केकेआर में नंबर 8 पे जो है रसल आ रहे होते हैं बैटिंग करने के लिए. तो यहाँ पे कौन सी डेप्थ है? कोई डेप्थ नहीं है. एंड सो विराट कोहली न्यू कि वो विकेट अफोर्ड नहीं कर सकता लूज करना, उसको एक एंड से खेलना पड़ेगा. एंड नोइंग दैट एंड स्टिल मेंटेनिंग अ हाई स्ट्राइक रेट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट गाय. क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेस था, यहाँ पे रजत पाटीदार एंड देन ग्लेन मैक्सवेल विद इन अ स्पेस ऑफ 2 ओवर्स हरप्रीत बार आके दोनों को निकाल देता है. पाटीदार तो बहुत ही गंदा सा बोल्ड होता है, मैक्सवेल प्ले डाउन हो जाता है. एंड उस टाइम पे गेम मुझे लग रहा था अब गेम जो है तुरंत पलटने वाला है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑल्सो बिकॉज अनुज रावत आता है, वो भी ज़्यादा लंबा खेल नहीं पाता. मोर इंपॉर्टेंटली विराट कोहली जो कि इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहा था, उसके ऊपर अब डबल द प्रेशर था. बिकॉज नाउ ही न्यू कि मेरे बाद अब सिर्फ अनुज रावत है एंड दिनेश कार्तिक है. अगर महिपाल लोमरोर आते तो आते, वरना तो मैं खत्म. मैं अकेला क्या ही कर लूँगा, फिर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. एंड सो वी सी बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर 118 रन थे एंड 4 विकेट गिर चुके थे. सो अगर आप देखें 10 से 15 ओवर के बीच में जो ये 30 बॉल्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ 33 रन आए हैं. कितनी लो हो गए ना स्ट्राइक रेट एकदम से. डू यू गेट वाई? क्योंकि पीछे विकेट्स ही नहीं थे, बैटिंग डेप्थ ही नहीं है. तो रिस्क लेने के चक्कर में अगर आउट हो गए तो पीछे मैच कौन बचाएगा? एंड सो एक प्रेशर आ जाता है खेलने का कि भाई मुझे संभल के भी खेलना पड़ेगा, गेम को डीप ले जाना पड़ेगा. क्या पता अगर पीछे डेप्थ होती तो शायद विराट कोहली इतना सोचता ही नहीं. बट दिस इज वेयर द गेम गॉट इंटरेस्टिंग बिकॉज आखिरी के 5 ओवर में फिर बहुत रन रह गए थे एंड वी सॉ हाउ विराट कोहली डोमिनेटेड हर्षल पटेल. बहुत मजा आता देख के मुझे, बड़े छक्के लगाए, चौके लगाए, बड़ा मजा आया. बट सम हाउ देन अल्टीमेटली हर्षल पटेल गॉट हिज विकेट. फेस खोलने के चक्कर में उसने डायरेक्ट डीप पॉइंट के हाथ में दे दिया विराट कोहली ने. एंड नन द लेस इट वॉज अ ग्रेट इनिंग्स. बट हर्षल पटेल के लिए चाहे कितना ही पिटाओ, क्रूशल विकेट निकाल दिया उसने. ये बात तो कहनी पड़ेगी. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, 59 रन चाहिए थे आखिरी के 5 ओवर में. बाय द वे बहुत रन चाहिए थे. एंड बाय दिस टाइम जो आखिरी के 5 ओवर थे, इसमें एक भी ओवर हरप्रीत बार का नहीं होने वाला था और एक भी ओवर जो है अपना कौन है वो रबाडा, उसका एक भी ओवर नहीं होने वाला था. दोनों ने अपने 4 ओवर डाल दिए थे. एंड बोथ हैड ग्रेट इकोनॉमीज, बोथ हैड टेकन 2 विकेट्स. बहुत अच्छा खेला था दोनों ने, बट इन दोनों की बॉलिंग आनी ही नहीं वाली थी. शायद यहाँ पे पंजाब एक मिसकैलकुलेशन कर गई या फिर यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी. कमेंट डाउन मिलो. मैं इसमें स्प्लिट्स में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि दिनेश कार्तिक एंड अनुज रावत खेल रहे होते हैं. अनुज रावत ऑल्सो गेट्स आउट एंड देन आरसीबी डिप्लॉयज महिपाल लोमरोर at number 8 as the impact player, and this was such a dumb move that I also mentioned this on Twitter. Impact player मुझे लगता है ना फैर डुप्लेसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या सही से. And what is so hard to understand? मैंने केकेआर के साथ ही चीज़ होते देखी थी लास्ट सीजन और मैं सर पीटता था अपना कि ये क्या करने, कितने बेवकूफ़ हैं, इनको इम्पैक्ट प्लेयर रूल यूज़ करना नहीं आता. एंड आई सॉ द सेम थिंग हैपनिंग टू आरसीबी इन दिस गेम.
क्या क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोनों सेम लाइनअप में स्टार्ट कर रहे हैं जब आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हो। महिपाल लोमरो जो कि एक बॉलिंग ऑप्शन ऐड करते हैं, उसको क्यों नहीं स्टार्ट कराया पहले भाई? दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोनों बॉलिंग तो करते ही नहीं है, तो फील्डिंग करते टाइम उनको खिलाने का पॉइंट क्या है? उससे अच्छा महिपाल लोमरो को खिला लो, चाहे बॉलिंग मत कराओ, बट कंटिजेंसी प्लान के लिए वो अवेलेबल तो होना चाहिए ना। एंड यू कुड इवन आर्ग्यू कि मयंक डागर जिस तरीके से पिटा है, शायद एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें मिल जाता महिपाल लोमरो के फॉर्म में, उससे बॉलिंग करवा लेते। क्या सोच रहा था भाई डुप्लेसी? एंड कर्ण शर्मा इसीलिए नहीं आया बिकॉज फिर महिपाल लोमरो को लाना पड़ा फॉर बैटिंग इश्यूज। तो दिस इज समथिंग दैट आरसीबी कंप्लीटली मिस्ड। एंड अगर ये गेम हार जाते तो इस मूव की इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि तुम सोच नहीं सकते। बट थैंकफुली फॉर दिनेश कार्तिक, क्योंकि आखिरी के 15-16 बॉलों में कुछ 30-35 रन चाहिए थे, बहुत रन चाहिए थे, और एक विकेट गिरता गेम खत्म था। बट पंजाब वर सो नाइव। अर्शदीप सिंह की बात कर लो, हर्षल पटेल की बात कर लो, सब इतना ज्यादा पिटे हैं। सैम करन की बात कर लो, अच्छे से तोड़ाई हुई है हर किसी की। एंड अर्शदीप सिंह के लिए आई हैव टू से यार, मतलब बंदा कभी कभी प्रॉमिस दिखाता है, कभी कभी इतना गंदा खेलता है कि आई वंडर कि कैसी मतलब इसको T20 वर्ल्ड कप में आप खिलाओगे। इतनी घटिया बॉलिंग करी लास्ट ओवर में। अवार्ड ऑन दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के लिए ऑफ लेट काफी अब एकदम से शुरू हो गया कि यार इसको क्या वर्ल्ड कप ईयर है, वापस वर्ल्ड कप में कंसिडर करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। Even if he has a stellar IPL, I will not pick him. क्यों? Firstly, I believe there are better options out there. Better, younger options out there. Secondly, Dinesh Karthik also had a great IPL in 2022 and World Cup में क्या किया था सबको पता है। तो having a great IPL does not guarantee, in the case of Dinesh Karthik, that he will perform greatly for the Indian team as well. No reason for me to assume कि इस साल वो करके देगा. Especially when I have, quite frankly, fitter, better, younger options right now. I would maybe risk them. So Dinesh Karthik, चाहे वो कितना भी अच्छा खेले इस IPL में, I think this has to be it. This has to be the end of the road. Very respectfully, a great legend. Possibly could have achieved much more had he not been born in the era of MS Dhoni. But यार चाहे कितना भी अच्छा हो, does not warrant you a place in the World Cup. वो तो मेरे लिए पक्का एक firm no है उसके लिए तो. And there are no debates about it. But now let's move on to the second game, which is CSK versus Gujarat Titans. यहाँ पे मैच चेपॉक में हो रहा था, the second home game for Chennai. एंड अभी तक ये एक ट्रेंड बन गया था इस मैच से पहले, विच ऑल्सो कंटिन्यूड, कि जो होम टीम है वही मैचेस जीत रही है। एंड क्या एक होम एडवांटेज है? आई डोंट रियली नो, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टॉस। कई बार टीम्स टॉस हार के भी जीत रही है, कई बार जीत के भी हार रही है। होम एडवांटेज कहने को कह सकते हो, लेकिन क्या ही है एग्जैक्टली? क्या घर पे मैच जीती, पिच तो थी नहीं जो चाहिए थी उनको। सीएसके घर पे मैच जीत रही है, पिच तो है नहीं जो वो यूजुअली खेलते हैं जिसपे। जीटी के स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने कहा था कि भाई हमें जैसे पिच चाहिए थी हमें मिली नहीं, हम सोच रहे थे थोड़ी फास्टर प्ले करेगी पिच, फिर भी वो जीत गए। तो होम एडवांटेज का सीन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मे बी इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। इफ देयर इज अ पैटर्न इन दिस, वी विल नो दिस बाय द एंड ऑफ मैच डे 3 में भी, जब हर टीम ने 3-4 मैचेस खेल लिए होंगे तब हम शायद पहचान पाएंगे। नॉनदलेस टॉस होता है। इस बार दोनों टीम्स ने कोई चेंजेस नहीं करे थे। दोनों टीम्स के जो 12 प्लेसेस सेम थे। गुजरात जो है टॉस जीतती है, बॉलिंग करती है। शुभमन गिल इनफैक्ट कंफ्यूज हो गया था एक मोमेंट के लिए, बट ही ऑप्टेड फॉर बॉलिंग। इट वाज द वाइज डिसीजन इन माई ओपिनियन। ऐसी विकेट पे जो कि इतना अच्छा प्ले आउट कर रही है, आई नो चेन्नई में है, लेकिन विकेट इज़ नॉट द रेगुलर चेन्नई पिच। यहाँ पे बैटिंग करना मेड ऑल द सेंस, बॉलिंग करना मेड ऑल द सेंस। एंड सो शुभमन गिल डिड मेक द राइट चॉइस। गायकवाड ने ये कहा था कि इट डज नॉट रियली मैटर टू अस। आई थिंक ये धोनी की मेंटरिंग है शायद, कि भाई कुछ भी हो जाए इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है टॉस पे। नॉनदलेस आप गेम कहीं से भी जीत सकते हो, ऐसा नहीं कि टॉस हो गया तो गेम हार ही गए हो। एंड द ओनस वॉज ऑन CSK नाउ टू से कि यार टॉस हम भले ही हार गए हो, बट वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट गेम where RCB, even though they scored more than 170 runs, they were still 15-20 runs short. So we have to make sure कि हम लोग कम से कम 190 runs, 200 runs तो मारें, to be safe. And that is exactly what CSK pulled off. Thanks to, let's come to the first innings now, Rachin Ravindra. रचिन रविंद्रा जिस तरीके से उसने स्टार्ट दी है हमने द सेम ये सेम स्टार्ट हमने देखी थी अगेंस्ट RCB एज वेल, जो कि
क्वाइट फ्रैंकली फ्रैंटिक इनिंग्स थी. फ्रैंटिक मतलब अब नॉर्मली ज़्यादा पावर हिटिंग हो रही थी भाई उसमें, एंड सब पुल ऑफ भी हो रहा था. इट वॉज पुलिंग ऑफ वेरी नाइसली. तो क्रेडिट टू फर्स्टली दैट गाय फॉर पुलिंग ऑफ अनदर सुप्रीम पावर प्ले फॉर CSK, बिकॉज जस्ट लाइक द लास्ट गेम जब हमने विराट कोहली की बात करी, गायकवाड फर्स्ट ओवर में ही स्लिप पे ड्रॉप हो जाता है लड्डू कैच पे. द एग्जैक्ट सेम रेप्लिका हैपेंड फॉर गायकवाड. ठीक है. एंड उसके बाद हमने देखा गायकवाड के पास आज स्ट्राइक भी नहीं थी, बिकॉज रचिन रविंद्र had took upon the mantle to make sure कि CSK has an outstanding power play. They scored 69 runs and अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक ही विकेट गिरता है, गायकवाड जो ड्रॉप होता ही है, रचिन रविंद्र अल्टीमेटली आउट हो जाता है. दैट इज द पॉइंट. द ट्रेड ऑफ विद हैविंग सच अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम प्लान इज कि आप जब मार रहे होगे तो आपकी स्ट्राइक रेट 250-300 की होगी, लेकिन आप आउट हो जाओगे तो जल्दी आउट होने का चांस भी है. ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरे 10-15-20 ओवर खेलो. हो सकता है 5 ओवर ही खेलो, उसमें आप 40-50 रन मार दो, पर आउट आप 5 ओवर के अंदर ही हो गए. एग्जैक्टली वॉट हैपेंड विद रचिन रविंद्र. एंड आई थिंक देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स एट ऑल. पहली बात तो क्योंकि आपने इतने कम टाइम पे इतने रन बना के दिए, तो वो तो एक बहुत बड़ा बोनस होता ही है. बट स्टिल मैनी पीपल वुड आर्ग्यू कि यार आपको लंबा खेलना चाहिए, टीम को ऐसे एकदम सी एक 100 स्पॉट पर छोड़ के नहीं जाना चाहिए. माई काउंटर टू दैट आर्ग्यूमेंट इज चेन्नई कैन अफोर्ड दिस. And I've said this since the beginning of the last season कि भाई चेन्नई के पास जो बैटिंग डेप्थ है ना, वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के पास है. एंड ऐसी डेप्थ पे आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए सेटल होने पे. कीप गोइंग ऑल आउट, बिकॉज आपके पास 11 में से 9-10 बैट्समैन है भाई. तो किस बात का डर है, किस बात का फियर ऑफ फेलियर है? आउट हो भी गए तो पीछे बहुत लोग हैं संभालने के लिए. टेंशन मत लो. इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ऑल आउट जाके 200 स्कोर करने का ट्राई करो. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट CSK डिड एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी टू सी कि एक टीम ने ये चीज़ सीखी है एंड उसको रिकग्नाइज करके उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा रहे हैं. वरना कई लोग होते हैं जो कि स्ट्रेंथ को समझते ही नहीं है. वेरी ग्लैड दैट CSK डिड दिस. और बात करते हैं पावर प्ले की. ठीक है. ओमर ज़ाई एंड उमेश यादव जिन्होंने बहुत अच्छा मैच दिया था पिछली बार अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, दोनों एक्सपोज हो गए पावर प्ले में. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड द लास्ट टाइम वी शॉट द पॉडकास्ट कि कोई टीम या कोई प्लेयर कितना भी अच्छा खेल रहा हो, कितना भी बुरा खेल रहा हो, ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, सिर्फ एक मैच है. अभी भी मैं ये कहूँगा सिर्फ पहले के 2-3 मैचेस ही हैं. डोंट अज्यूम एनीथिंग. हो सकता है उमेश यादव अगले मैच में 5 विकेट ले ले, हो सकता है अगले मैच में 4 ओवर में 50 रन खा जाए. एक पैटर्न ऑब्जर्व करके एनालिसिस ड्रॉ आउट करना कि एक बंदे का फॉर्म अच्छा चल रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2-3 मैचेस का डेटाबेस तो होना चाहिए. रादर टू बी सेफर 3-4 मैचेस हो तो और भी अच्छा है. सो वोंट से कि वी शुड जज मच, बट हाँ, दिस इज जस्ट द अदर साइड ऑफ द कॉइन. स्पोर्ट कैन बी वेरी नाइस टू यू, वेरी काइंड टू यू एंड वेरी क्रूल टू यू ऑन द अदर डे. एंड आई थिंक दिस वॉज द क्रूल डे फॉर ओमर ज़ाई एंड उमेश यादव. मूविंग फॉरवर्ड, गिल के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा पावर प्ले में. व्हेन आई सॉ कि 4 ओवर में कुछ 40-45 रन आ गए थे, आई सॉ कि शुभमन गिल फिर भी एक स्लिप के साथ खेल रहा था. एंड कॉमेंटेटर्स ने भी चीज़ पॉइंट आउट करी थी. अब इसके 2 साइड्स हैं. कई लोग कहेंगे कि यार बेवकूफ़ी है, जब पता है तो रन पेट रहे हैं तो फिर फील्डर बचाओ ना, रन बचाने के लिए फील्डर लगाओ आगे. दूसरा पॉइंट भी हो सकता है कि भाई ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ विकेट, अटैकिंग कैप्टनसी है. एंड मुझे लगता है इसमें कुछ सही और गलत नहीं है. आप दोनों चीज़ों के लिए एक इक्वल केस बना सकते हो. अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, आई लाइक्ड द फैक्ट दैट ही वॉज थिंकिंग दैट वे. एक नया कैप्टन अगर ऐसा सोच रहा हो तो, क्योंकि एक्सपीरियंस तो लाइफ के आपको मार मार के गिरा ही देंगे, अल्टीमेटली आपकी सोच को मॉडिफाई कर ही देंगे. बट जिसके पास स्टार्टिंग से ही वो सोच नहीं है, वो तो और गिर जाएगा. तो एटलीस्ट ही हैज़ दैट अप्रोच टू बिलीव कि चलो इन दिस टाइम जहाँ पे मेरी इतनी पिटाई हो रही है मेरे बॉलर्स की, शायद यहाँ पे लोग ओवर अग्रेसिव होने के चक्कर में एक विकेट ही दे दें. एंड उसके लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ? मैं कैसे प्रिपेयर होऊंगा? सही फील्डर्स को सही कैचिंग पोजिशंस पे खड़ा करके. एंड इसीलिए उसको स्लिप खड़ा कर रखा था. आई लाइक द आइडिया, बट एनीबडी हु क्रिटिसाइजेस दैट, आई गेट इट. ठीक है. मूविंग ऑन, अगले जो हमारे 4 ओवर होते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, बाय द टाइम द 10th ओवर गॉट ओवर, 104 रन बन चुके थे और एक ही विकेट गिरा था. देयर वर नो फर्दर विकेट्स. बहुत बड़ा रीज़न इसका एक ये भी है कि रहाणे थे क्रीज पे, तो आपको पता ही है कि थोड़े डिपेंडेबल हैं, विकेट थ्रो अवे नहीं करेंगे. दी अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, इन जो 4 ओवर की हम बात करें, इसमें सिर्फ 35 रन और आते हैं. अगर आप पहले के 6 ओवर में 69 रन मार रहे हो
विच इज़ 11.5 रन एवरी ओवर, और उसके बाद आप अगले 4 ओवर में सिर्फ 35 रन मार रहे हो, विच इज़ वॉट, इट्स लेस देन 9 रन एन ओवर, 8.7 8.8 कुछ होगा। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या आपको स्लो होने की ज़रूरत थी, जब आपको एज आई सेड बिफोर, वन सेकेंड आपको पता है कि आपके पास इतनी डेप्थ है, क्या ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थॉट रहाणे के माइंड में भी आया होगा, बिकॉज जैसे ही 10 ओवर खत्म होते हैं, अगले ओवर में ही हम क्या देखते हैं, भाई साहब स्टेप आउट करके छक्का मारने जा रहे थे, कंप्लीटली बीटन, स्टंप हो जाते हैं। आई वंडर ये थॉट रहाणे के दिमाग में भी आया हुआ, तो आई डोंट नो, ठीक है। किशोर और राशिद खान जो है इस फेज में, जो 6 से 10 ओवर का फेज था, थैंक्स टू देम कि इसमें सिर्फ 35 रन जो गए हैं वो किशोर और राशिद के चक्कर में ही है, वरना पेसर्स ने तो लाइन लगा रखी थी भाई रनों की। आई थिंक दे बोल्ड रियली वेल इन द मिडिल ओवर्स टू पुल थिंग्स बैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड फिर उसका रिवॉर्ड भी मिला जब साई किशोर पे रहाणे आउट हो गए। एंड द नेक्स्ट फेज जो कि 15 ओवर तक का था, 10 से 15 ओवर के बीच में, तब हमने देखा कि चेन्नई दोबारा पिकअप करना शुरू कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज शिवम दुबे वॉज ऑन द क्रीज। 155 for 3 थी बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर, विच मेंट कि 10 से 15 ओवर के बीच में 51 रन आते हैं, रन रेट अगेन टावरिंग टू 10 रन एन ओवर। बहुत बड़ा हाथ है इसमें शिवम दुबे का, बिकॉज गायकवाड़ क्वाइट फ्रैंकली पूरे इनिंग में मोस्टली अपना जो एंकर वाला रोल ही प्ले करते हुए आ रहे हैं, पहले फॉर रचिन रविंद्रा, देन फॉर शिवम दुबे। एंड यहाँ पे शिवम दुबे के लिए मैं कहूँगा, अगर आप हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को हटा दो एक सेकंड के लिए, डज शिवम दुबे डिजर्व टू स्टार्ट ओवर हार्दिक पांड्या इन द वर्ल्ड कप? एंड दिस इज वेयर द कॉन्टेक्स्ट गेट्स सो फनी, बिकॉज अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखोगे रिसेंट 2-3 मैचेस की, तो आंसर हाँ ही है। बट देन अगेन, वुड यू रियली वांट दुबे ओवर हार्दिक पांड्या, गिवन हाउ बिग ऑफ एन ऑलराउंडर ही इज एंड हाउ, भाई तुम कितना भी हिट कर लो, बड़े मैचेस में परफॉर्म करके देता है वो। तो आई वुड स्टिल हैव हार्दिक पांड्या, बट हाँ, जो वो एक ऐसे कैजुअल टर्म में थ्रू आउट करूँ तो रीसेंट परफॉर्मेंस मर्चेंट्स जो होते हैं वो बोलेंगे शिवम दुबे को स्टार्ट कराओ। एंड आई थिंक शिवम दुबे एज अ बैट्समैन विल हैव अ ग्रेट IPL अंडर धोनी, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट, बट जो उसकी बॉलिंग है ना, दैट विल किल हिज चांसेस फॉर द वर्ल्ड कप, दैट इज हाउ आई फील, ठीक है। मूविंग ऑन, हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे गायकवाड़ जो है इस फेज में वो अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं स्पेंसर पे, एंड वुड रियली नॉट से मच अबाउट गायकवाड़ इनिंग्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं थी, सपोर्टिव इनिंग्स थी, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि दूसरे एंड पे रचिन रविंद्रा, दुबे से प्लेयर्स थे, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मतलब यू कुड आर्ग्यू कि शायद अगर ऐसा ही खेलना था आपको एज एन एंकर, तो फिर पूरा मैच ही खेल लेते, तो वहाँ पे भी एक डुअलिटी आ जाती है। नॉनदलेस, इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि 15 ओवर जब खत्म हो गए थे, तो राशिद खान का सिर्फ एक ही ओवर बचा था आखिरी के 5 ओवर के लिए, एंड इंटरेस्टिंगली मोहित शर्मा के 3 ओवर बचे हुए थे फॉर द लास्ट 5 ओवर्स, विच मेंट कि आखिरी के 5 में से 4 ओवर जो हैं वो मोहित शर्मा और राशिद खान ही डालने वाले थे, एंड वही होता है। माई क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पे अगर एक ऐसा बैलेंस होता जहाँ पे हम कहते हैं कि 2 ओवर मोहित शर्मा के बचे हुए हैं और 2 राशिद खान के बचे हुए हैं, क्या वो एक बेहतर बैलेंस होता, या फिर राशिद खान का सिर्फ एक ओवर काफ़ी है? बिकॉज वी सो हाउ ही गॉट शिवम दुबे इन द डेथ ओवर्स अल्टीमेटली। तो क्या हम एक ओवर मिस कर रहे थे राशिद खान का? यहाँ पे सोचने वाली बात है। आई डोंट रियली माइंड हैविंग 3 ओवर्स फ्रॉम मोहित शर्मा एंड 1 फ्रॉम राशिद खान, बट शायद वो बैलेंस बेटर होता अगर 2 ईच हो जाता तो। दैट इज माई थॉट ऑन गिल्स कैप्टनसी देयर, ठीक है। बट बाय द एंड ऑफ द 20th ओवर 206 रन बनते हैं, विच मेंट अनदर 51 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स, ठीक है। क्या यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा बड़ा टारगेट देख सकते थे? आई थिंक चेन्नई के लिए जितने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, आई वुड आर्ग्यू कि हाँ भाई, मे बी यू शुड टारगेट 60 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स with the depth you have, with the number of wickets you had here. Maybe you could have targeted that. But nonetheless, was 206 not going to be enough? Of course, it would have been enough. तो चेन्नई ने अपना जॉब तो कर ही दिया था। एंड क्रेडिट टू द अदर गाइज इज वेल यार, मतलब शिवम दुबे 50 मार के आउट होता है, फिर समीर रिजवी आता है, हिज फर्स्ट गेम फॉर CSK, बड़ा अच्छा कैम्यू खेल के चला जाता है यार। राशिद खान को छक्के लगाए उसने यार, बहुत बड़ी बात है। डेब्यू पे खेला था वो अपने, ग्रेट इनिंग्स बाय हिम। फिर एंड में जडेजा एंड डायल मिचेल आते हैं, जडेजा एंड में भाई साहब को रनआउट भी करा देते हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। डायल मिचेल के लिए मैं अप्रिशिएट दी एफर्ट कि उसने वो सेकंड रन ट्राई करा। अ वर्ड ऑन डायल मिचेल्स इनिंग्स, 24 रन उसने बनाए 20 बॉलें खेल के, स्ट्राइक रेट बहुत लो है उसका। कैन वी से कि उसने कुछ हद तक इस स्कोर को थोड़ा मिनिमाइज करा है?
कि अगर डैरेन मिचेल शायद थोड़ा अग्रेसिवली खेलता तो शायद हम देखते कि ये 206 की जगह 220 बन सकता था। एक पॉसिबिलिटी तो है यस बोलने की, फॉर श्योर, कोई डिनाइंग नहीं है इसमें। बट आई वुड आर्ग्यू कि शायद कहीं ना कहीं डैरेन मिचेल वो रोल प्ले कर रहे थे जो कि गायकवाड प्ले कर रहा था पहले। वजह से अगर आपको पता है कि मेरे सामने समीर रिजवी है, मेरे सामने शिवम दुबे है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतना मारने की। मैं सिंगल लेके दूसरे एंड पे खड़ा होता हूँ, उनको मारने देता हूँ, एंड उसके चलते उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपकी खुद की स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट के लिए आर्ग्यूमेंट बना सकते हो, बट आई थिंक जिस रीज़न के लिए डैरेन मिचेल को परचेस करा गया है वो है टू ऐड मोर फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर, एंड सो दैट इज़ हाउ आई फील कि शायद डैरेन मिचेल थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते थे, विच वुड हैव मेंट कि सीएसके का टारगेट शायद और ज़्यादा होता। बिकॉज अगर धोनी जैसे बंदों की बैटिंग ही नहीं आ रही मैचेस में, तो मतलब आपके पास काफ़ी फायर पावर बची हुई है, आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो। दैट इज़ माई थॉट ऑन डैरेन मिचेल्स इनिंग्स, ऑल्दो ही वॉज नॉट आउट ही था एक तरीके से अगर रन आउट नहीं होता तो। मोहित शर्मा एंड स्पेंसर, ये दोनों बहुत इकोनॉमिकल थे, दे हैड ग्रेट गेम्स इन माई ओपिनियन। राशिद खान ऑल्सो टुक अ क्रूशियल विकेट देयर, बट ओमर जाई एंड उमेश यादव डिड डिसअपॉइंट मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर है। मोहित शर्मा हैज़ बीन इंप्रेसिव, 3 ओवर्स डालने आखिर के 5 में, उसके बाद भी इतना इकोनॉमिकल होना, बंदे को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए भाई। आई थिंक द मोस्ट क्रेडिट शुड गो टू मोहित शर्मा देयर। बहुत जो सबसे टफ जॉब है ना उसने वो करके दिया आपको। बट एनीवे, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड इनिंग्स, ठीक है। गुजरात टाइटंस की स्टार्ट ही बहुत अजीब सी हुई थी। पहले पावर प्ले में ही दीपक चहर दोनों ओपनर्स को आउट कर देता है, एंड वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। द टोटल वॉज 43 रन्स, मतलब विच इज जस्ट ओवर 7 रन एन ओवर। बहुत ही बुरी स्टार्ट है ये, एंड 2 विकेट भी गिर गए, एंड 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर गए। एंड यहाँ पे गुजरात का एक बहुत ही मेजर फ्लॉ एक्सपोज होता है इस मैच में। क्या होता है उस पर बात करेंगे। टॉकिंग फर्स्ट अबाउट गिल्स डिसमिसल। गिल का जो डिसमिसल था, गिल का आप ये कह सकते हो हाँ कि उससे खुद भी शॉट थोड़ा गलत खेला, क्रॉस द लाइन खेलना था, सीधी बॉल थी, उसको सीधा ही मार सकता था, वो सब ठीक है। ऑल्दो T20 में आपको ऐसे आड़े टेढ़े शॉट मारने पड़ते हैं। द क्लेवरनेस डिस्प्लेड बाय दीपक चहर, जहाँ पे उससे पहले वो बॉल को स्विंग करता हुआ आ रहा था, एंड देन ही रोल्स हिज फिंगर्स ताकि एक स्लो डिलीवरी जाए, एंड शुभमन गिल मिसेस दैट। क्यों? क्योंकि उसने बैट पहले चला दिया, कुड नॉट एंटिसिपेट द बॉल करेक्टली, एंड बैंग इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स, प्लम LBW। ये मिक्सिंग अप जो है ना, दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट फ्रॉम दीपक चहर्स एक्सपीरियंस, and this should come in very handy going forward in this IPL. At least I expect this to happen. रिद्धिमान साहब भी जल्दी आउट हो जाते हैं, पहले 2-3 बड़े अच्छे ड्राइव लगाए थे, एंड फिर हम देखते हैं साई सुदर्शन जो कि पावर प्ले में खेल रहे थे, एंड उसके बाद भी खेलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हिम, एंड लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी ग्लेयरिंग वीकनेस अबाउट गुजरात टाइटंस बैटिंग हियर, ठीक है। जब 10 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं, गुजरात टाइटंस के 80 रन बन चुके थे और 3 विकेट गिरे हुए थे, मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ एक ही और विकेट गिरा था, विजय शंकर का गिरता विकेट अल्टीमेटली। यहाँ पे डैरेन मिचेल को फाइनली यूज करा गया, पहली बात तो चेन्नई की तरफ से, एंड उसी ने विकेट निकाला विजय शंकर का। व्हाट अ कैच बाय MS धोनी फर्स्टली, क्योंकि कई लोग कहेंगे यार इट्स अ रूटीन कैच फॉर अ कीपर। व्हाई डू आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कैच वाज, आप यूजुअली कीपर को देखते हो कि वो डाइव मारता है एक हाथ के साथ, धोनी के दोनों हाथ थे ना, वो दोनों पहुंचे हुए थे बॉल तक, एंड बॉल बहुत दूर थी बॉडी से। एंड पता है ये चीज़ें है ना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगती नहीं है सुनने में, भाई जब आप क्रिकेट को प्रैक्टिस करते हो, किसी कोचिंग में जाके, किसी क्लब से खेलते हो या स्टेट पे खेलते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों की ना बहुत तारीफ होती है, एंड इट शोज दैट यू वर मेंटली अवेयर, you started your movement at the right moment, which is why you managed to get at the end point at the right moment also. अगर आप सही टाइम पे हिलना शुरू करोगे तो आप सही टाइम पे जहाँ कैच अल्टीमेटली लैंड करने वाला वहाँ तक पहुँचोगे भी। एंड द बेस्ट थिंग कुड बी कि आप दोनों हाथ के साथ पहुँच जाओ। तो अगर आप थोड़ा लेट होते हो तो आप यूजुअली एक हाथ के साथ डाइव मारते हो। तो धोनी की टाइमिंग ऑन दैट, एंड देन ऑफकोर्स भाई जो फिटनेस है, दैट इज एजलेस आई थिंक भाई। मतलब आई थिंक स्टिल in terms of fitness and wicket keeping, he is one of the best wicket keepers out there in India for sure, even to this date. इतना अच्छा है उसकी विकेट कीपिंग। बट डैरेन मिचेल विकेट लेता है, एंड वी सी कि फिर डेविड मिलर एंड साई सुदर्शन बैटिंग कर रहे होते हैं। साई सुदर्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे, शायद इसलिए वो स्लो तो नहीं खेल रहा था कहीं। द पॉइंट इज डेविड मिलर अभी खेलना बचा हुआ था, राशिद खान भी अभी खेलना बचा हुआ था, राहुल तेवतिया भी खेलना बचा हुआ था, plenty of firepower. मुझे लगता है, and this is my critical analysis of Sai Sudarshan's innings, जो उसकी स्ट्राइक रेट थी, आई थिंक 119 कुछ की स्ट्राइक रेट है, इट कॉस्टेड द गेम डियरली
to Gujarat Titans. And this is one glaring weakness that I pointed out in the squad analysis as well for GT before the IPL, which is कि यार अगर आप इनका मिडिल ऑर्डर हटा दो जहाँ पे बहुत फायर पावर है, वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर्स, जो टॉप के 4 बैट्समैन है ना सारे इंडियंस हैं एक तो, एंड उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि करंटली इंडिया के लिए खेल रहा है, गिल. बाकी सारे या तो इंडिया रिजेक्ट्स हैं या तो अभी बहुत यंग है कि अभी इंडिया में आए नहीं उतने अच्छी तरीके से, जैसे कि साई सुदर्शन. एंड इसमें अगर शुभमन गिल का दिन नहीं है तो टॉप 4 में क्वाइट फ्रैंकली कोई फायर पावर है ही नहीं. साहा जल्दी आउट हो जाते हैं, फायर पावर आप कितना एक्सपेक्ट करोगे. साई सुदर्शन जो कि लंबा खेलते हैं उसमें फायर पावर देखने को नहीं मिलती. माई कंसर्न इज जो इनका टॉप 4 है, क्या इनमें इतनी फायर पावर है कि ये बड़े टारगेट को चेस कर सकते हैं राइट फ्रॉम द गेट गो, या फिर सारा का सारा प्रेशर जो है वो बॉटम 3 पे ही आएगा, मतलब मिडिल 3 में, जो कि मिलर, तेवतिया, राशिद खान होने वाले हैं. ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एंड आई थिंक अगर गुजरात को प्लेऑफ्स में जाना है तो इस टॉप 4 में से किसी ना किसी एक बंदे को हर मैच में परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लंबे टारगेट चेस नहीं कर सकते भाई. बहुत ईजी हो जाएगा बाकी टीम्स को के लिए जीटी को एक्सपोज करना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीकनेस दैट जीटी मस्ट फिक्स. हम लोग देखते हैं उसके बाद डेविड मिलर आउट हो जाते हैं. व्हाट अ कैच बाय रहाने भाई. रहाने के लिए जितना भी कह लो, चाहे उसका बैटिंग का फॉर्म अच्छा बुरा हो, फील्डिंग में एट द एज ऑफ 35 आई थिंक 34, 35, 36 का होगा, द वे ही इज फील्डिंग. आई नो लोग विराट कोहली की बात करते हैं, जडेजा की बात करते हैं, बट रहाने इज ऑल्सो राइट इन दैट एज. ही हैज़ बीन अ बेस्ट स्लिप फील्डर इन द टेस्ट मैचेस. एंड ग्राउंड फील्डिंग, डीप फील्डिंग, सब इसका टॉप नॉच है, A1. कोई उतना अप्रिशिएट नहीं करता उसको, बट आई थिंक एज अ फील्डर ही इज ऑल्सो एजलेस. नो मैटर फील्ड बी 40, आई स्टिल बिलीव ही वुड बी अ प्रीटी डैम गुड फील्डर यार. एंड सीएसके की फील्डिंग ने डिफरेंस क्रिएट करके दिया है, बिकॉज वी सी हाउ पथिराना जो है वो इस बार, बाय द वे आई थिंक आई मिस्ड इट इन द बिगिनिंग, आई थिंक सीएसके जो है वो पथिराना को लेके थी थीक्षाना के अगेंस्ट, सो दैट इज माई फॉल्ट. एनीवे, पथिराना जो है वो साई सुदर्शन का एक लप्पा निकलवाते हैं, ऊपर टॉपच निकलता है, एंड रचिन रविंद्रा गोइंग बैकवर्ड्स एक कैच ड्रॉप कर देते हैं. इट वॉज अ वेरी टफ कैच, बट हाँ इस लेवल पे आके पकड़ा जाना चाहिए कैच वो. द गुड पार्ट इज उसके बाद वो पूरे मैच में 3 कैचेस लेता है, एंड वन ऑफ देम वॉज इन फैक्ट जस्ट एज डिफिकल्ट एज द ड्रॉप वन. सो ग्रेट फ्रॉम रचिन रविंद्रा एज वेल. वो प्रेशर ना होना ना, वो डर ना होना ना कि मेरे को डांट पड़ेगी या फिर क्या कर दिया मैंने यार, मैं डेब्यू सीजन है, वो प्रेशर है ही नहीं उसके ऊपर. दिस इज बिकॉज देयर इज सच अ गुड एनवायरमेंट इन द सीएसके ड्रेसिंग रूम. उसके फायदे दिख रहे थे ये. एनीवे, बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर हम लोग देखते हैं कि यार 114 रन हो चुके थे, 5 विकेट गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के, विच क्वाइट फ्रैंकली मेंट कि अब कोई स्कोप है नहीं, बिकॉज इसके बाद राशिद खान आएंगे एंड फिर कोई बैटिंग होगी नहीं. इंटरेस्टिंग पॉइंट है 10 से 15 ओवर के बीच में हमारे पास सिर्फ 34 रन आते हैं 30 बॉल्स के अंदर, एंड दिस इज पैथेटिक. एंड दिस में बहुत बड़ा हाथ है साई सुदर्शन का भी, लाइक इट और नॉट. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू इम्प्रूव. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, अगली जो 15 बॉलें होती हैं 15th ओवर से लेके 17.3 ओवर्स तक, ठीक है, 2.5 ओवर जो अगले होते हैं 15 बॉलें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 रन आते हैं. जब आपको अप्रोक्सीमेटली इफ आई सी 114 रन आपके हैं, आपको 93 रन चाहिए आखिरी के 5 ओवर में, और आपकी पहली 15 बॉलें जो है आखिरी के 5 ओवर की, उसमें सिर्फ 9 रन आ रहे हैं, तो समथिंग हैज टू बी सुप्रीमली रॉन्ग फॉर यू टू नॉट इवन बी एबल टू स्कोर रन अ बॉल. 100 की स्ट्राइक रेट से भी ना खेल पाना. एंड आई थिंक जीटी की बैटिंग के साथ जो जो गलत हो सकता था ना, सब एक मैच के अंदर हो गया. इट इज ऑल्सो गुड इन अ वे कि उनको जल्दी पता चल गया क्या कमियां हैं उनकी. बट यार दिस इज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उसका हम देखते हैं 63 रन से हार जाते हैं अल्टीमेटली. ओमर जाई का एक कैच सचिन रविंद्र ने पकड़ा था, वंस अगेन अ वेरी गुड कैच. बट मुस्तफिजुर रहमान की अगर हम बात करें, उसके जो पहले 2 ओवर थे उसमें ही हैड आई थिंक 24 रन्स और एक भी विकेट नहीं था. बहुत गंदी बॉलिंग कर रहा था. आखिरी के 2 ओवर में उसने जो कम बैक करा है, दैट सम्स अप द परफॉर्मेंस ऑफ गुजरात टाइटंस इन द लास्ट 5 ओवर्स. मुस्तफिजुर रहमान, आफ्टर हैविंग अ हॉरेंडस फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, ही मेक्स अ स्टेलर कमबैक. तो शाह देश पांडे ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दिया डेथ ओवर्स में. तो भाई जीटी कहीं ना कहीं बैटिंग के साथ लैक तो करती है, आई बिलीव. लास्ट में आई थिंक सीएसके के बॉलर्स की हम लोग बात करें जल्दी से, एक्सेप्ट डैरेल मिचेल.
जैसे 2 ओवर डाले थे, एक विकेट भी लिया था, हर कोई इकोनॉमिकल था। आई थिंक शायद ऑलमोस्ट हर किसी की 8 से कम की इकोनॉमी थी। दैट इज हाउ गुड CSK वर विद द बॉल। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, सिर्फ 2 ओवर स्पिन के थे, जडेजा के से 2 ओवर यूज हुए और कोई स्पिनर था ही नहीं। आई वॉज वंडरिंग कि कहीं ना कहीं ये शायद वो तो नहीं कर लेंगे, रचिन रविंद्र को तो यूज नहीं कर लेंगे, क्योंकि थिक्षाना तो खेल नहीं रहा था। सो डज दिस मीन कि हम लोग चेपॉक में अभी फॉर फ्यू मैचेस एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट एक्सपेक्ट करें, जहां पे स्पिनर्स का ज़्यादा रोल नहीं होगा? समथिंग टू थिंक अबाउट, बिकॉज अगर CSK खुद सिर्फ एक स्पिनर खिला के टीम में, प्रॉपर स्पिनर, सिर्फ 2 ही ओवर डलवा रही है उससे 20 में से, तो मतलब इट्स क्वाइट क्लियर कि विकेट कैसी है एंड CSK कैसे इंटरप्रेट कर रही है उस विकेट को। एंड CSK से अच्छा कौन ही जानता है। सो नॉनदलेस ये गेम खत्म हो जाता है एंड GT आई थिंक अभी इंटरनेट के ऑनलाइन सबसे बुरी होगी। दे हैव टू वेकअप क्विकली एज फार एज CSK इज कंसर्न। वन माइट आर्ग्यू कि अभी दोनों मैचेस घर पे खेलें, बाहर जाके कैसा खेलेंगे देखने में मजा आएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, घर पे भी जिस तरीके से इन्होंने हराया दोनों टीम्स को, they are looking too strong right now, yaar. I think a genuine contender for a title. I still believe they won't win the title, but I think they are a genuine contender for sure. Now, let's move to the match that is supposed to be happening on Friday. Preview करेंगे इसका. A big game, one of the biggest yet in this season. RCB versus KKR. इस राइवलरी के बारे में मैं जो भी कहूँ ना वो कम है। इतना मज़ा आता है इस राइवलरी को देखने में। आई थिंक एक टाइम पे, आई थिंक 2011-12 तक की अगर मैं बात करूं, तब मुझे जो है ना, 11-12 भी क्या, चलो 13-14 तक की बात कर लूँ, तो दिल्ली डेयरडेविल्स और उसकी KKR की राइवलरी देखने में बहुत मज़ा आता था। दैट वाज आल्सो राइट अप देयर। बट आई थिंक CSK कह रहा हूँ, RCB एंड KKR की जो राइवलरी है, अब वो एक नॉच ऊपर जा चुकी है, थैंक्स टू अ लॉट ऑफ आइकॉनिक मोमेंट्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। क्या होगा इस बार रिजल्ट? पहला मैच है दोनों के बीच में इस सीजन एंड चेन्नई में होने वाला है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पिच है, जो कंडीशंस हैं वहाँ की, वो डिस्कस करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11s बनाएंगे दोनों की बैटल्स डिस्कस करेंगे जो कि मैच का रिजल्ट डिसाइड कर सकती हैं, एंड लास्ट प्रेडिक्शंस भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से, विच इज़ द पिच देयर एंड द कंडीशंस टू एक्सपेक्ट। ठीक है, जो हमने अभी पहले सेगमेंट में बात करी थी, विच इज़ कि जो पंजाब वाला मैच था, वहाँ पर हमने देखा था कैसे पिच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हमें देखने को मिल रहा था। यूजुअली क्या होता है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सेगमेंट डायरेक्टली, अगर आपने पहला सेगमेंट नहीं देखा तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। चिन्नास्वामी की पिच यूजुअली एक पार्टा विकेट मानी जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यार बैटिंग जो है इतनी प्रिडिक्टेबल है कि बॉल जैसी लग रही है हवा में आएगी वैसी पड़ के भी आती है, कोई चेंजेस होती नहीं है बॉल के अंदर, वेरिएबिलिटी होती ही नहीं है, तो बैट्समैन आँख मीच के शॉट मार सकता है। जब यहाँ पे हमने पंजाब वाला मैच देखा, हमें देखने को मिला कि बॉल गुड लेंथ से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर पा रही थी। सिराज ने जिस तरीके से बेस्ट स्ट्रोक आउट करा, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। मैक्सवेल ने जिस तरीके से प्रभ सिमरन को आउट करा, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। वो टॉप एजेस क्यों लगे गुड लेंथ की बॉल पे? क्योंकि बॉल थोड़ा ज़्यादा बाउंस करी जितना बैट्समैन एक्सपेक्ट किया था उससे। एंड दिस कुड मीन हेल्प फॉर फास्ट बॉलर्स जो कि हिट द डेक वाले हैं, जो कि पटकना जानते हैं बॉल को, जो कि दम से डालते हैं बॉलिंग को, एंड टॉल स्पिनर्स एज वेल, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा हाइट का क्या कहते हैं फ़ायदा मिलता है, रिलीज पॉइंट उनका बहुत हाई होता है, एंड दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर बाउंस आउट ऑफ अ पिच इन अ मच बेटर वे। सो टॉल स्पिनर्स एंड हिट द डेक फास्ट बॉलर्स, इनके लिए हेल्प देखने को मिल सकती है इस पिच पे। नॉनदलेस बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये है तो पिच चिन्नास्वामी की ही, तो एकदम ही नेचर तो बदल नहीं जाएगा। तो आई स्टिल बिलीव अगर आपकी बाई चांस पहले बैटिंग आती है, जिसकी भी आएगी, आपको एटलीस्ट 185-190 तो टारगेट करना ही चाहिए। टारगेट वहाँ तक करो, फिर कहाँ पहुँचोगे देखा जाएगा, बट मन में टारगेट तो होना चाहिए इतना करने का। क्योंकि कितनी भी अच्छी पिच हो जाए बॉलर्स के लिए, है तो चिन्नास्वामी की पिच। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक अगर हम लोग यहाँ पे अब टॉस जीत के क्या करना चाहिए उसकी बात करें, टॉस जीत के आंख मीच के चेस करने का डिसीजन लो। यू डोंट वांट टू बी बैटिंग फर्स्ट इन अ डे नाइट गेम एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम। हमेशा चेस करो, बेटर रहेगा। एंड क्यों, इसका मैं एक और रीजन अभी दूंगा। अगर हम लोग हेड टू हेड में बात करें, ठीक है, सेकंड सेगमेंट पे 18 मैचेस KKR जीती है एंड 14 मैचेस RCB जीती हुई है। कई लोग शायद, ये मैंने कुछ वेबसाइट से पढ़ा था तो 19 मैच भी दिखाता KKR के लिए, तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग देयर, या फिर जो भी करेक्ट स्टार्ट है बता देना इसमें।
बट 18 या 19 मैचेस केकेआर जीती हुई है, 14 आरसीबी जीती है। एंड ये ना पिछले कुछ सालों में बहुत हेविली इन फेवर ऑफ केकेआर हो गया है। वाई डू आई से दैट? 2021 साल अगर हम लोग बात करें, पिछले 3 सीजन्स की, ठीक है, 6 मैचेस हुए हैं, 4 बार केकेआर जीती है। पिछले साल दोनों बार केकेआर जीती थी, होम एंड अवे दोनों, ठीक है। एंड आरसीबी जो है, वाई डिड आई से कि टॉस जीत के चेस करो। जब आरसीबी पहले बैटिंग करती है, सिर्फ 3 बार जीती है केकेआर के अगेंस्ट, सिर्फ 3 बार। टोटल मैचेस जो है इन दोनों के बीच में 30+ हो चुके हैं, सिर्फ 3 बार आरसीबी पहले बैटिंग करके जीती है। तो अगर आप केकेआर के उसमें सपोर्टर हो तो आपको डेफिनेटली चेस करना चाहिए, और अगर आप आरसीबी के सपोर्टर हो तब तो भाई प्रे करो कि हम पहले टॉस जीत जाएं और बॉलिंग ही आए पहले, क्योंकि हिस्टोरिकली रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है हमारा पहले बैटिंग करते वक्त केकेआर के अगेंस्ट, ठीक है। केकेआर एट चिन्नास्वामी 10 मैच खेली है, 6 बार जीती है। तो दिस इज नॉट एज वन साइडेड एज द ओवरऑल राइवलरी इज। चिन्नास्वामी में आके आरसीबी को थोड़ा फायदा तो मिलता ही है, थोड़ा क्लोज हो जाता है। 4 बार वो जीते, 6 बार हम जीते। नॉनदलेस केकेआर स्टिल होल्ड्स एन एडवांटेज है, स्पेशली रीसेंट फॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होल्ड करती है केकेआर। बट अब हम यहाँ से प्लेइंग इलेवन बनाने का ट्राई करते हैं। इन माई ओपिनियन केकेआर का सेकंड मैच है, एग्जैक्टली सेम लाइनअप खिलाएंगे एंड खिलानी भी चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इस सेगमेंट में हम लोग प्लेइंग 11 तो डिस्कस करेंगे, थोड़ी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ना वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केकेआर टू हैव द सेम लाइनअप मोस्ट लाइकली 99% आई एम श्योर। नारायण टू ओपन, क्या ये फिर से हमें देखना चाहिए? आई फैंसी सेइंग यस। आई नो आई डोंट फैंसी दिस मूव इन द लॉन्ग टर्म, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस गेम एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम, नारायण हैज अ गुड रिकॉर्ड। देयर इज अ चांस कि अगर वो टिल्ले मारते हैं, वो लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट मिल जाएगी केकेआर को। लास्ट ईयर हमने देखा था जगदीशन जब खेल रहा था तो उसने जो है ऐसी की तैसी कर दी थी जेसन रॉय के सारे फुट की, जब हम यहाँ पे खेल रहे थे। तो अब फिल सॉल्ट और नारायण होंगे, एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टार्ट हमें देखने को मिल सकती है। आई वुड फैंसी नारायण ओपनिंग एंड मे बी अगर वो रन मार दे तो अच्छा है, नहीं मारता तो भी वी हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ। तो वी कैन टेक दैट रिस्क एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहाँ पे बेस्ट कंडीशन होती है बैटिंग के लिए। तो नारायण ओपनिंग कर सकता है। स्ट्रैटेजिकली एक चीज़ बोलूँगा, एक गट्सी मूव बताऊँ क्या है? अगर केकेआर एक स्पिनर को ड्रॉप कर दे, जो कि होगा नहीं, बट क्यों कह रहा हूँ मैं, लेग स्पिनर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा रहा नहीं है। अब आपको हो गया चहल ने तो इतने विकेट लिए, तो भाई चहल ने इतने विकेट इसलिए लिए हैं क्योंकि जिस बंदे पे आप सबसे ज़्यादा अटैक करोगे वही सबसे ज़्यादा विकेट लेने का चांस भी देगा आपको। एंड चहल सुयश शर्मा से बहुत ऊपर है, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो द गट्सी मूव वुड बी कि सुयश शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाने की जगह पे एक फास्ट बॉलर को लाया जाए। अगर हम लोग पिछला मैच देखें यहाँ पे जो हुआ है पंजाब और आरसीबी का, 12 में से सिर्फ 4 ही विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिले, एंड दोनों फिंगर स्पिनर्स को मिले थे, हरप्रीत ब्रार एंड मैक्सवेल। रिस्ट स्पिनर कोई था नहीं। तो सुयश शर्मा को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर को खिलाना एक बहुत ही गट्सी मूव होगा, विच मेक्स सेंस एज पर द पिच ऑल्सो, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा पिच में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल सकता है। ऐसा करेगी केकेआर? आई हाईली डाउट। आई थिंक चाहे कैसे भी कंडीशन हो, केकेआर वांट्स टू प्ले नारायण, चक्रवर्ती एंड सुयश शर्मा, ऑल ऑफ देम टुगेदर। बट गट्सी मूव अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस तो वही होगा कि आप जो है ट्राई करें एंड एक कॉल लें कि सुयश शर्मा को हटा दिया जाए। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस एनीवे। कमिंग ऑन टू आरसीबी, यहाँ पे इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए? एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले द सेम लाइनअप एज द सेकेंड गेम, जहाँ पे कर्ण शर्मा नहीं दिखे थे। वाई डू आई से दैट? कर्ण शर्मा का चिन्नास्वामी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। सेकेंडली, देर आर सो मेनी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स इन द केकेआर बैटिंग ऑर्डर, चाहे वो वेंकटेश अय्यर की बात कर लो, चाहे वो रिंकू की बात कर लो, चाहे नीतीश राणा की बात कर लो, नारायण की बात कर लो। बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं जो कि कर्ण शर्मा को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, विच मीन्स शायद कर्ण शर्मा को नहीं खिलाया जाएगा। बट इसका एक डाउन साइड है। वो डाउन साइड है कि देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन कैमरन ग्रीन एंड मैक्सवेल टू एक्ट एज द फिफ्थ बॉलर। एंड क्या आप वो रिस्क केकेआर जैसी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट लेना चाहते हो? पंजाब के अगेंस्ट लेना समझ में आता है, बट केकेआर इज अ डिफरेंट ब्रीड। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ऑल्सो द फैक्ट कि क्योंकि हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं मैक्सवेल और ग्रीन पे, यू माइट वांट टू हैव अ कंटिजेंसी प्लान इन महिपाल लोमरो कि इनकेस जरूरत पड़ जाए तो। एंड सो आई बिलीव कि द गट्सी कॉल वुड बी टू प्ले कर्ण शर्मा। एक गट्सी मूव होगा वो कि हम लोग एक प्रॉपर बॉलर के साथ जा रहे हैं, 5 प्रॉपर बॉलर्स होंगे हमारे पास। बट
अ मोर रियलिस्टिक कॉल वुड बी कि शायद करण शर्मा को नहीं खिलाया जाए। तो आई वुड रियली बी हैप्पी एंड अप्रिशिएट आरसीबी अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं एंड एक गट्सी मूव दिखाते हैं कि हाँ भाई हम डर नहीं रहे, हम प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाएंगे, वी बैक आवर बैट्समैन टू डू द जॉब इन दी एंड। तो देखना मजा आएगा अगर ऐसा होता है कि नहीं। अनदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट फ्रॉम आरसीबी इज, डू यू थिंक कैमरून ग्रीन को अभी भी नंबर 3 पे खेलना चाहिए इस मैच के लिए? बिकॉज जो मिडिल ओवर्स होंगे वहां पे केकेआर के 3 स्पिनर्स होने वाले हैं, पंजाब के नहीं थे। केकेआर के 3 स्पिनर्स होंगे, 3 हाई क्वालिटी स्पिनर्स होंगे। केकेआर पॉसिबली हैज द बेस्ट स्पिनिंग डिपार्टमेंट इन दिस आईपीएल। उसके अगेंस्ट क्या कैमरून ग्रीन को होना चाहिए या फिर मैक्सवेल को होना चाहिए टू डोमिनेट दो स्पिनर्स, या फिर रजत पाटीदार जो कि इंडियन है? क्योंकि कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे आया तो फिर पाटीदार नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सवेल तो नंबर 5 पे आ जाएगा। तो क्या हमें इतना लेट वेट करना चाहिए इन लोगों के लिए जो कि स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकते हैं, एंड कैमरून ग्रीन को उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाए? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कैमरून ग्रीन शायद पेसर्स पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम बेटर एक्सप्लॉइट कर पाए सिचुएशन को, एंड स्पिनर्स को जब डोमिनेट करने की ज़रूरत है, सच ट्रिकी स्पिनर्स लाइक नारायण, उसके लिए शायद मैक्सवेल एंड पाटीदार माइट डू अ बेटर जॉब। कुड बी अ गैम्बल, आई एम ओके विद बोथ द सेटिंग्स, जहाँ पे कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे भी खेल रहे हैं या फिर नंबर 5 पे भी खेल रहे हैं। डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी। एनीवे, लेट्स मूव टू द फोर्थ सेगमेंट विच इज द की बैटल्स। ठीक है, यहाँ पे द पहला ऑब्वियस बैटल जो कि लोग कहेंगे वो होगा कोहली वर्सेस स्टार्क। आई एम नॉट गोना से दैट, मैं कहने वाला हूं नारायण वर्सेस कोहली। विराट कोहली इज द हाईएस्ट स्कोरर of RCB versus KKR fixtures. Narayan is the highest wicket taker of RCB versus KKR fixtures. And it is not even just about that. विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है पिछले मैच में अगेंस्ट पंजाब, एंड नारायण ने जो बॉलिंग करके दिया अगेंस्ट एसआरएच, जहाँ पे एक भी बाउंड्री से कंसीड नहीं करी इन अ गेम जहाँ पे 400 रन बने 2 इनिंग मिलाकर, प्लेइंग एट द चिन्नास्वामी इन विराट कोहली इज den। मजा आएगा देख के कौन निकल के आता है इसमें से। आई थिंक यू ऑल वुड अग्री कि विराट कोहली अगर स्पिनर्स को डोमिनेट करता है, इफ ही कैन डोमिनेट नारायण, देन इट इज गोइंग टू बी सच अ गुड साइन फॉर अस एज इंडियंस। मतलब मैं केकेआर फैन हूँ, आई वुड लव फॉर विराट कोहली टू स्कोर 100 एंड केकेआर टू विन, बिकॉज भाई वर्ल्ड कप में तो वही खेलेगा हमारे लिए यार, कंट्री बिफोर एनीथिंग एल्स, इंडिया बिफोर केकेआर। एंड सो आई वुड लव टू सी विराट कोहली डोमिनेट, स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ रन्स। 100 तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑफकोर्स केकेआर विनिंग। क्या वो नारायण जैसी क्वालिटी के अगेंस्ट डोमिनेट कर पाता है इन द T20 फॉर्मेट? अगर करता है, बिग पॉजिटिव साइन फॉर अस इन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट जो हमारा मैचअप होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वन, मिचेल स्टार्क वर्सेस कैमरून ग्रीन। अब या तो कैमरून ग्रीन अगर 1 डाउन आता है, चाहे वहां आ जाए, चाहे नंबर 5 पे आए एट 3 डाउन टुवर्ड्स द एंड, दोनों साइड पे मिचेल स्टार्क को फेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो पावर प्ले में हो चाहे वो डेथ ओवर्स में हो। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, एंड ऑस्ट्रेलियंस हैव अ रेपुटेशन ऑफ लेट कि ये लोग वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में नहीं करते। आई वॉन्ट टू सी हु कम्स एट द टॉप। स्टार्क हैज प्लेड इन द चिन्नास्वामी, आरसीबी को रिप्रेजेंट करा है। कैमरून ग्रीन के लिए दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर बैटिंग सर्फेसेस कहीं मिलते नहीं है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि दोनों बहुत महंगे पैसे पे गए हैं, अपने अपनी टीम के शायद सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स भी हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करके देता है इन दिस बिग हिस्टोरिकल फिक्सचर जिसकी इतनी रेलेवेंस रही है ओवर द इयर्स, तो उनकी फ्रेंचाइज के लिए इट वुड मीन अ लॉट यार। मतलब वोंट यू एग्री? इफ यू आर केकेआर फैन, अगर स्टार्क जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्म करा है, जो हार्ट अटैक सबको दिया है, अगर चिन्नास्वामी में जाके जो कि एक बॉलर्स के ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे परफॉर्म करके देता है, कितना अच्छा लगेगा। अगर कैमरून ग्रीन, इफ यू आर एन आरसीबी फैन, ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट 2 गेम्स, अगर यहाँ पे ही फाइनली calls his arrival कि अब आई हैव अराइव्ड एट द बिग स्टेज, कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को, जहाँ पे भी हमें दिनेश कार्तिक पर रिलाई करना पड़ रहा है। तो आई थिंक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट एपिक वन, आंद्रे रसेल वर्सेस मोहम्मद सिराज, एंड वी ऑल नो व्हाई इट इज एपिक। 2019 सबको याद है, जब वो 2-3 ओवर में कुछ 60 रन चाहिए थे एंड रसेल ने 5-6 बॉलें बची थी तभी गेम खत्म कर दिया था। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक गेम बिकॉज रसेल इज kind of, you could argue, back or maybe closer to his prime in the recent years, and Siraj has now developed into a great Indian fast bowler. उस टाइम पे तो बहुत मजाक उड़ाया था सिराज का। तो आई थिंक दिस बैटल इज गोइंग टू बी द गेम डिफाइनिंग बैटल ऑफ दिस गेम यार, गेम डिफाइनिंग बैटल ऑफ दिस गेम। वाओ, जो इस बैटल में ऊपर निकल के आएगा उसकी टीम को एक डेफिनेट क्लियर कट एडवांटेज मिलने वाला है
इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस बैटल की इन माई ओपिनियन, ठीक है. ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं इसके ऊपर. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वुड बी दिनेश कार्तिक वर्सेस मिचेल स्टार्क. मिचेल स्टार्क विल डेफिनेटली बी बॉलिंग इन द डेथ एंड दिनेश कार्तिक वहाँ पे बैटिंग करने आएगा, ये गारंटीड है. दिनेश कार्तिक जिस फॉर्म में है अभी और मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में है, ऑन पेपर ऐसा लग रहा होगा कि दिनेश कार्तिक धो देगा मिचेल स्टार्क को, कोई आसपास भी नहीं होगा. बट मिचेल स्टार्क के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगेंस्ट, मतलब यू कुड आर्ग्यू, अगर हम उससे 2 गेम्स की बात कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक इज द बेस्ट फिनिशर राइट नाउ. अगर सिर्फ 2 गेम्स की बात करें तो उसके अगेंस्ट अगर मिचेल स्टार्क परफॉर्म करता है, वंस अगेन आई नो आई हैव टेकन हिज नेम ट्वाइस, बट दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट मिचेल स्टार्क इज गोइंग टू बी फॉर अस इन दिस गेम. वेरी क्रूशियल फॉर हिम टू परफॉर्म अगेंस्ट दिनेश कार्तिक. लास्ट बैटल जो होने वाला है मेरे लिए वो है श्रेयस अय्यर वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल. एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है फॉर्म में वापस आने का, इट इज़ दिस गेम. इससे बेटर गेम नहीं होगा, बिकॉज चिन्ने स्वामी से बेटर पिच नहीं मिलने वाली. बेस्ट बैटिंग कंडीशंस, स्मॉल बाउंड्रीज, लाइक्स टू डोमिनेट स्पिनर्स. मैक्सवेल उनका मेन स्पिनर होगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज कर्ण शर्मा नहीं खेलेगा. इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है? जो मेन स्पिनर है वो भी एक ऑफ स्पिनर है, तो आपको पसंद भी है उनके अगेंस्ट खेलना. श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू कम बैक इन फॉर्म, अनाउंस हिज अराइवल इन दिस सीजन आफ्टर दैट हॉरेंडस फर्स्ट गेम जहाँ पे वो क्या कर रहा था. होप ही प्लेज अ कैप्टन्स इनिंग्स, सीज अस थ्रू. बट नाउ कमिंग टू द प्रिडिक्शंस, ठीक है. आई थिंक पर्सनली आई विल गिव द एज टू केकेआर राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है उनका, प्लस ऑन पेपर इट इज़ अ फार बेटर टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई कंपैरिजन नहीं है ऑन पेपर. बैटिंग में हाँ, आरसीबी के पास स्टार्स बहुत है. अगर आप ओवरऑल स्क्वाड का बैलेंस देख रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, केकेआर इज फार अबव. केकेआर अभी टॉप 3-4 में आने के लिए कंटेंशन में ऑन पेपर, आरसीबी कहीं भी नहीं है. सो केकेआर शुड बी विनिंग दिस. आई विल से दिस दो, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. जो ये आरसीबी की टीम है अभी, जो रिसेंटली फॉर्म इनका रहा है, इट हैज नॉट बीन द बेस्ट. बट जो लास्ट गेम इनने खेल के दिया है, स्पेशली विराट कोहली, इफ दैट मैन इज ऑन फायर, द होल टीम विल रेज द बार. एंड अगर आरसीबी चेस करने पे आ जाए तो फिर तो गेम कहीं भी जा सकता है. अगर केकेआर चेस कर रही होगी तो आई थिंक कि बहुत हैवी एडवांटेज केकेआर को मिल जाएगी. बट अगर टॉस जीत के आरसीबी चेस करती है तो गेम में आरसीबी का बहुत बड़ा बोलाबाला बन सकता है. एंड आरसीबी जैसी टीम को कभी भी हमें अंडरएस्टिमेट इसलिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज सब मजाक उड़ाते हैं चोकर चोकर कह के, मैं भी बहुत मजे लेता हूँ. बट वही इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है ना कि अपने दिन पे का चल गया तो रौन देंगे. एंड वो इंडिविजुअल क्वालिटी वाला दिन कब आने वाला है वो किसी को नहीं पता, वो आरसीबी को खुद भी नहीं पता, वो बहुत रैंडम है. तो अगर ये वो दिन होता है तो केकेआर आसपास भी नहीं होगी. बट ऑन एवरी अदर डे लॉजिकली केकेआर शुड बी विनिंग दिस. दैट इज हाउ आई पुट दिस. नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल. क्रिकेट की बहुत बातें हो गई एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है, बिकॉज मैं बार्सिलोना की बात करने वाला हूँ. अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है आजकल, तो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए होता नहीं है एंड कुछ इंटरेस्टिंग हो भी नहीं रहा. अभी मैं पोर्चुगल वाला मैच देख रहा था स्लोवेनिया से, वो 2-0 हार गए. मैं सोच रहा था उसको कवर करूँ, बट आई गॉट बोर्ड, इतना बोरिंग मैच था वो. सो आई थॉट आई विल फोकस ऑन बार्सिलोना. मुझे पसंद भी है क्लब, मेरा फेवरेट क्लब है. 3 रूमर्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. डिटेल में डिस्कस करेंगे, पता लगेंगे क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, लॉजिक है कि नहीं है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूमर विच इज किमिच टू बार्सिलोना. बहुत जल्दी जल्दी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा आपको, ठीक है. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू की बातों में. पहली बात तो अपेरेंटली अगर इसको इस जून हमें खरीदना है किमिच को, तो अराउंड 60 मिलियन की प्राइस लगेगी. क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. लॉजिकली नहीं, अनलेस वी मेक सम बिग सेल्स. तो क्या ये लॉजिकली फीजिबल लग रहा है एज ऑफ नाउ? कंप्लीटली नो, ठीक है. दूसरी बात ये, क्या जोशुआ किमिच के पास और ऑफर्स नहीं आएंगे अगर वो अवेलेबल होगा तो? ही इज क्वाइट अवेयर अपेरेंटली दैट ही हैज़ इंटरेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रीमियर लीग क्लब्स. लिवरपूल हो गया, चेल्सी हो गया, कई लोग तो सिटी का भी नाम ले रहे हैं, मैन यूनाइटेड का नाम ले रहे हैं, एंड रियल मैड्रिड. उसको कैसे भूल रहे हो भाई? अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि रियल मैड्रिड किसी को साइन नहीं कर सकती है, दे विल बी साइनिंग एम्बापे. दे हैव द मनी टू साइन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. वाई? बिकॉज एम्बापे को फ्री पे साइन कर रहे हैं एंड उसकी जो सैलरी है इट इज़ अ लॉट लेस देन व्हाट इज अर्निंग एट PSG. दे कैन ईजिली अफोर्ड किमिच एज वेल, ईजिली इन द सेम ट्रांसफर विंडो.
तो अगर बारसा से ज़्यादा पैसा मैड्रिड ऑफर कर रही है तो किमिच वहाँ पे जाने के लिए अटेम्प्ट क्यों नहीं होगा? सो सेकंड पॉइंट इज, द फर्स्ट पॉइंट वाज कि 60 मिलियन की प्राइस है जो कि हमारे लिए मुश्किल है. सेकंड पॉइंट इज देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट that will be looking to snatch Kimmich away from us, and they are better suited financially. So why would Kimmich not prefer that? He does not have a historical attachment to Barcelona as such. ऐसा तो कुछ है नहीं. तो I don't see how this works out. Anyway, एक जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है वो ये है कि शायद अगले साल जब किमिच जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे तब बार्सिलोना फ्री में साइन कर सकती है उनको इन 2025 बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट सीजन. एंड दिस इज फेयर क्योंकि अगर फ्री में आ रहा है तो ऑफकोर्स वी कैन साइन दिस एंड अगले साल तक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर भी हो जाएगी. बट लॉजिकली वंस अगेन अगर किमिच को अगले साल तक वेट करना पड़ रहा है तो वाई वुड ही नॉट एंटरटेन मल्टीपल ऑफर्स एंड वाई वुड ही नॉट एंटरटेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग विद बायर्न म्यूनिख? कोई उसकी बात क्यों नहीं कर रहा? अगर अभी जो नया कोच आएगा, जो भी आएगा, अगर वो अच्छा है एंड किमिच को पसंद आ रहा है उसके अंडर खेलना तो वो रिन्यू करने का क्यों नहीं सोचेगा भाई? यहाँ तो हमें पता भी नहीं हमारा अगला कोच कौन होने वाला है. चावी तो होगा नहीं मोस्ट लाइकली. तो हमें कैसे पता कि जो कोच हम ला रहे हैं क्या वो किमिच को पसंद करता है भी कि नहीं? तो देयर आर अ लॉट ऑफ रूमर्स एंड अ लॉट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड अंटिल द नेक्स्ट ईयर. एंड सो इस साल तो मुझे लगता ही नहीं कि किमिच यहाँ पे आएगा अनलेस हांसी फ्लिक यहाँ पे आता है. एंड दिस इज द सेकेंड रूमर अबाउट हांसी फ्लिक. ठीक है, हांसी फ्लिक को अभी अपेरेंटली ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी न्यूज़ आई है कि ही इज गेटिंग अ बिट रेस्टलेस नाउ इन द सेंस कि उसने अपने मैनेजर को कहा भाई कि जाके पता लगा कि बार्सिलोना मेरा अप्रूवल अपॉइंटमेंट चाहती है कि नहीं, और नहीं चाहती तो मैं कुछ और देखूं, फिर मैं घर में खाली क्यों बैठूं. एंड एकदम सही बात भी है बिकॉज अपेरेंटली उसने स्पेनिश वगैरह भी सब सीखनी शुरू कर दी थी, पूरी प्रिपरेशंस कर रहा है बार्सा को कि कैसे संभालेगा, क्या टैक्टिकल प्ले होना चाहिए. एंड अपेरेंटली जॉन लपोर्टा ने थोड़ा इंटरेस्ट भी दिखाया था उसके ऊपर, तो मतलब बातें हुई हैं. बट वाई इज लपोर्टा नॉट कन्फर्मिंग एनीथिंग? The media at least says that Laporta still wants to convince Xavi to stay, and so of course he cannot commit to Hansi Flick क्योंकि एक तरफ वो चाह रहा है कि चावी रुक जाए और मान लो चावी मान गया तो एंड में आके बोल रहा है अरे सॉरी भाई चावी मान गया यार, अब तू नहीं आ सकता. तो हांसी फ्लिक जो बाकी क्लब्स में जा सकता था वो तो सब चांसेस गए उसके बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर बार्सिलोना. तो ये अनप्रोफेशनलिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड हांसी फ्लिक भी यही सोच रहा है कि भाई बारसा अगर ले रही है तो ले, वरना मैं बाकी क्लब्स से बात करूँ फिर, बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीमियर लीग क्लब्स. चेल्सी हो गई, यूनाइटेड हो गई, लिवरपूल हो गई, सूट भी करता है प्रोफाइल थोड़ा बहुत. तो मुझे यहाँ पे ये लगता है पर्सनली आई वॉन्ट टू कॉल आउट लपोर्टा ऑन दिस. वाई आर यू स्टिल स्टक एट चावी? जब उसने साफ साफ बोल दिया कि उसको नहीं कंटिन्यू करना, जब उसने साफ साफ इतनी बुराई करी है अबाउट द जॉब ऑफ बीइंग अ बार्सिलोना मैनेजर, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टिल कंटिन्यू विद हिम? एंड इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में 2-3 पॉडकास्ट से पहले बात करी हुई है जब चावी की न्यूज़ आई थी कि वो छोड़ने वाला है. एंड आई प्रूव्ड इन माई ओपिनियन हाउ चावी शुड नॉट बी कंटिन्यूइंग. और दोस्तों कुछ प्रूफ की बात नहीं होती, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टिल बिलीव कि चावी को रुकना चाहिए. आई पर्सनली डोंट लाइक द मेंटालिटी, जो क्राई बेबी कंप्लेनिंग मेंटालिटी होती है ना, चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. आई डोंट लाइक दैट. एंड अगर इतनी ही बुराई करनी थी तो क्या तुम्हें पहले पता नहीं था इतना प्रेशर होता है बीइंग अ बार्सिलोना मैनेजर? I don't think he should be staying. I have been very firm on this. Very hard call because Xavi जब आया था, I personally wanted him to succeed so much like no one else. And I really wish कि ये चीज़ वर्कआउट कर जाती है बिकॉज इससे बेटर क्या हो सकता है कि हमारा अपना लेजेंड जो कि बादशाह को इतनी अच्छी तरीके से जानता है, DNA को समझता है, वही सक्सेसफुल हो जाए. द बेस्ट सक्सेस स्टोरी, राइट? इससे बेटर क्या हो सकता है? बट वेन इट इज नॉट वर्किंग, मूव ऑन. डेको ने पब्लिकली आके कह दिया भाई अगर चावी जगह कोई और होता तो हम साक कर चुके होते पहले. एंड देन तुम बैकग्राउंड पे कह रहे हो कि नहीं भाई हम चाहते हैं कि चावी रुक जाए, कन्विंस करना चाहते हैं. क्या चल रहा है? एक जगह अपना माइंड सेट करो ना. एंड अगर चावी ने बोल दिया है कि मेरे को जाना है और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं रुक जाऊंगा, तो वो तो मुझे और बड़ा बेवकूफ लगेगा भाई. आफ्टर मॉकिंग द मीडिया द जॉब ऑफ बीइंग अ बार्सिलोना मैनेजर सो मच इन ऑल द प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन नोबडी वाज इवन आस्किंग यू, फिर तुम अपना मन चेंज करके रुक रहे हो, तो भाई यू शुड बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स. आई डोंट रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. तो आई डोंट लाइक हाउ लपोर्टा इज डीलिंग विद दिस.
He should be moving forward with Hansi Flick, in my opinion. We need a guy like Hansi Flick in our department. I don't care if he does not win us trophies for the first season, because why I want him is for his mentality. And hopefully he'll improve the medical staff as well. जो छड़ी मार के रखे ना प्लेयर्स को थोड़ा, जो उनकी फिटनेस इंप्रूव करे, जो उनके एक्सक्यूजेस ना सुने, मुझे वैसा बंदा चाहिए अभी. बहुत हो गया भाई, प्यार लाड प्यार बहुत हो गया. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई बार्सिलोना इज नॉट मूविंग अहेड विद हांसी फ्लिक. क्या सोच रहे हो, क्यों लटका रहे हो उसको? एंड इफ हांसी फ्लिक चूजेस टू नॉट परस्यू बार्सिलोना एनीमोर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट मैन. सेल्फ रिस्पेक्ट है उस बंदे में. एनीवे, कंटिन्यूइंग विद द बुलशिट ऑफ लापोर्ता हियर. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अल्टीमेट रूमर, हालैंड टू बार्सिलोना. मैं आपको 6-7 रीजंस दूंगा जो आपको ऐसे सपना दिखाएंगे कि क्यों ये होना चाहिए, व्हाई इट मेक्स सेंस टू हैव हालैंड. और फिर 3 रीजन ऐसे दूंगा जो कि आपके सारे सपने तोड़ देंगे. ठीक है, दैट्स द डील व्हेन यू वॉच दिस वीडियो. हालैंड क्यों आना चाहिए बार्सा में, या फिर क्यों इट मेक्स सेंस कि शायद वो जेन्युइनली आने वाला है. लेट्स फर्स्टली कवर दैट. लेट्स ड्रीम अ बिट. ठीक है, फर्स्ट रीजन वुड बी Lewandowski will be leaving by 2026. No sense in renewing him, so we would maybe need a superstar striker. जब Lewandowski बार्सिलोना में आया था, he was the best striker in the world, no debate about it. उसके बाद जैसे वो आया तो हालैंड बन गया बेस्ट स्ट्राइकर सिटी जाकर. And why would you not want to replace the best striker in the world, the ex-best striker in the world, with the current best striker in the world? Makes all the more sense. तो प्रोजेक्ट वाइज लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट हालैंड होना साउंड्स लॉजिकल. नेक्स्ट पॉइंट इज 2026 में हमारा जो एस्पाई बार्सा, जो हमारा स्टेडियम है न्यू कैंप न्यू जो बनने वाला है, वो फुल्ली बन चुका होगा. मतलब कि सारी जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो पूरी खुल चुकी होगी. फुल ग्लोरी में हमारा स्टेडियम क्या कहते हैं उसको भाई, पब्लिकली जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें निकल चुका होगा. एंड सो इट मेक्स सेंस टू सर्टन एक्सटेंट कि आप उस स्टेडियम का इनॉग्रेशन एक स्टार साइनिंग के साथ करो, वेर यू हैव 1 लाख पीपल चीयरिंग फॉर अ सुपरस्टार लाइक हालैंड. तो वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट मेक्स सेंस कि आप नया स्टेडियम को इनॉग्रेट कर रहे हो, लोगों के साथ सामने लॉन्च कर रहे हो, एंड उस ओकेजन पे 4 चांद लगाने के लिए व्हाट बेटर देन हैविंग अ सुपरस्टार साइनिंग लाइक हालैंड. एक थोड़ा पेटी रीजन लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में मैटर करता है. नेक्स्ट रीजन इज, एज आई सेड, मार्केटिंग वाइज इट मेक्स ऑल द मोर सेंस. चाहे आप इन्वेस्टमेंट कितना भी कर रहे हो हालैंड में, लॉन्ग टर्म पे देयर इज अ बिग चांस कि वो उससे डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट वापस लेके आएगा, इन द नेम ऑफ ब्रांड डील्स, इन द नेम ऑफ आई बॉल्स, इन द नेम ऑफ TRPs. बहुत चीज़ें होती हैं. तो हालैंड पे इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू विल मोस्ट लाइकली गिव यू मच हायर रिटर्न्स देन वॉट यूर इन्वेस्टिंग. तो कोई डाउट नहीं है कि पैसों के मामले में भी हमें बेनिफिट ही करके जाएगा. जैसे मेसी के लिए कहा करते थे ना कि इतने पैसे देते हैं हम उसको, व्हाट नोबडी सेड वाज कि उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा वो लेके आता है क्लब पे. तो दैट इज हाउ मॉनेटरीली ऑल्सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अनदर आर्ग्यूमेंट इज 2026 तक हम अफोर्ड भी कर पाएंगे हालैंड को, पैसे होंगे इतने, शायद वेज भी अफोर्ड कर लें, तो फाइनेंशियली ऑल्सो विल बी मच बेटर ऑफ. तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. इस साल ही हमने जो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है कि हम प्रॉफिट्स कमाने लग गए हैं, पहले लॉसेस में थे. तो बाय द टाइम 2026 अराइजेस, 2 साल बाद हम तो काफ़ी अच्छी ट्रैजेक्टरी पे होंगे. तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए. वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज, हालैंड हैज़ ऑलरेडी वन एवरीथिंग विद मैनचेस्टर सिटी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी बंदा जो कि क्लब के साथ साइन करता है, स्पेशली व्हेन ही इज अवेयर कि उसको बहुत पैसे दिए गए हैं, बहुत बड़ी ट्रांसफर फी पे आया है या फिर बहुत बड़े वेजेस हैं उसके, तो उसके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कि यार मैं इस क्लब के साथ अच्छी ट्रॉफीज जीत के जाऊँ. आई थिंक एम्बापे के साथ भी केस रहा है कुछ हद तक विद PSG. हालैंड के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है. पहले सीजन में आके वो 6 ट्रिपल जीत चुका है, एवरी ट्रॉफी पॉसिबल वो जीत चुका है. तो अगर वो सिटी को छोड़ के जाएगा भी ना, तो कोई इशू नहीं होगा कि उसने ही लेफ्ट सम स्टोन्स अनटर्न्ड, बिकॉज क्वाइट लिटरली ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. ही डिड एवरीथिंग दैट देयर वाज सपोज्ड टू बी डन. तो हालैंड के साथ वो अटैचमेंट इशू नहीं होगा उस चीज़ का कि यार मैं इस फर्स्ट मेजर टॉप प्रीमियर लीग क्लब के लिए गया हूँ, कुछ जीता भी नहीं है, फिर मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, कहीं ये मेरी स्टोरी अनफुलफिल्ड तो नहीं रहेगी इस क्लब के साथ. ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी हालैंड के साथ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर गॉर्डियोला छोड़ने वाला होगा सिटी को बाय दैट टाइम, व्हाई वुडंट हालैंड ऑल्सो वांट टू लीव द क्लब?
वी आर सीइंग द सेम सिचुएशन विद क्लॉप एंड अ लॉट ऑफ लिवरपूल प्लेयर्स हु आर नाउ नॉट श्योर ऑल ऑफ अ सडन कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं लिवरपूल पे कि नहीं. मे बी विल सी द सेम सिचुएशन हैपनिंग एट मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो. एंड ऐसा तो है ही भाई कि हालैंड का ये नहीं है कि वो जिंदगी भर सिटी में रुकने वाला है. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग. ही विल लीव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मे बी दैट विल कोइंसाइड विद द फैक्ट कि जब गॉर्डियोला छोड़ रहा होगा तब हालैंड भी सोचेगा मेरा भी काम यहाँ पे हो चुका है, मैं भी मूव ऑन करता हूँ. बिग पॉसिबिलिटी इफ गॉर्डियोला हैपेंस टू बी लीविंग अराउंड 2026 और एटलीस्ट अनाउंस कर देता कि मैं 1-2 सालों में छोड़ दूंगा. तो द लास्ट पॉइंट इसकी लपोर्टा की रिसेंटली मीटिंग हुई है हालैंड के एजेंट से एंड अपेरेंटली द टॉक्स हैव बीन रियली गुड. एंड एक चीज निकल के ये आई है कि अपेरेंटली जब हालैंड सिटी के लिए जा रहा था उस टाइम पे ही वॉज रेडी टू प्ले फॉर बार्सिलोना एज वेल. ही हैड ऑफर्ड हिमसेल्फ टू बार्सिलोना. ओनली द प्रॉब्लम वॉज कि यार बार्सिलोना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी उसको उस टाइम पे, तो दे हैड टू से नो एंड सो ही वेंट टू सिटी. सो ऐसा नहीं है कि हालैंड का कोई कनेक्शन पहले रहा नहीं है बार्सिलोना से. ही हैज़ शोन इंटरेस्ट इन द पास्ट, तो वो इंटरेस्ट रीइग्नाइट भी हो सकता है. एंड जो टॉक्स अच्छी गई हैं अपेरेंटली, दिस इज़ अ गुड साइन. तो ये सारे साइंस को अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ यार क्या बढ़िया लाइफ है यार, हालैंड आने वाला है पक्का 2 साल के अंदर. बट नाउ लेट मी ब्रेक दिस ड्रीम एंड शैटर इट टू पीसेस. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 2026 में अगर आपको नहीं पता है तो इलेक्शंस होने वाले हैं बारसा के प्रेसिडेंसी के लिए. लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे आपको याद है ना क्या हुआ था? जब 2021 में मेस्सी को रिन्यू कराने का वादा किया गया था. बाय हु? बाय लापोर्टा. पूरी मार्केटिंग हुई थी. वो मेस्सी के मैनिक्विन को ऐसे गले लगा रहा है, आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज. पूरे ड्रामे चल रहे थे. अल्टीमेटली क्या हुआ? तो हम क्यों ना माने कि भाई लापोर्टा के अनदर मार्केटिंग प्लॉ है टू विन द इलेक्शंस. एंड पता तुम इस चीज़ को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. वी सॉ द सेम थिंग दिस ईयर, आई मीन लास्ट ईयर इन दिस सीजन, जब वो मियामी चला गया मेसी. जब पूरे सीजन ड्रामा हुआ कि भाई नहीं यार, लापोर्टा ने जो है पब्लिकली हर जगह बोला है ओ इट टू मेसी, आई वांट हिम बैक. बाद मेसी ने एक्सपोज कर दिया भाई तुम्हारा कोई प्लान ही नहीं था, कोई गारंटीज ही नहीं थी. तो लापोर्टा is a politician and I don't like that guy that much anymore. I know कि वो बंदा वोट्स लेने के लिए बातों को ट्विस्ट करता है. कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हालैंड के नाम पे इलेक्शन मतलब रन करता है. कोई बड़ी बात नहीं कि उसी के कैंप से ये रूमर्स अभी से फैलने शुरू हो रहे हैं ताकि उसको वोट दिया जाए एंड फिर अल्टीमेटली वो हालैंड को ना ला पाए, बिकॉज बहुत ईजी एक्सक्यूज है अभी बारसा के पास, पैसे नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है. एंड दैट इज माई सेकेंड पॉइंट. आर वी थिंकिंग टू अहेड व्हेन वी से कि यार फाइनेंशियली हम अफोर्ड कर पाएंगे हालैंड को? Haaland is earning close to 1 million euros at Manchester City every week. Definitely बहुत बड़ा पे कट उसको लेना पड़ेगा बारसा में जब वो आएगा तो. द पॉइंट इज क्या बारसा फिर भी उसको अफोर्ड कर पाएगी? जो हमारी अभी हालत है, अभी हमें छोटी छोटी साइनिंग करने के लिए तो चिंदी लगी पड़ी है, तेबास से लड़ना पड़ता है, हमें फ्री पे साइनिंग करनी पड़ रही है. क्या 2 साल में हम इतने वेल ऑफ हो जाएंगे कि हम हालैंड को अफोर्ड कर पाएँ? आई मैसिवली डाउट दिस. I massively doubt. No matter how good our trajectory is right now. इतनी अच्छी ट्रैजेक्टरी थी तो हम इस साल भी कुछ प्लेयर साइन कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए. तो आई डोंट सी हाउ फाइनेंशियली ऑल्सो विल बी एबल टू अफोर्ड हालैंड. एंड लास्टली वितोर रोके तो क्या होगा भाई? अगर हमने लेवेंडोस्की को 2026 में गुड बाय कहना है तो 2 साल के अंदर वितोर रोके को इतना गेम टाइम तो मिल जाएगा कि नाउ ही शुड बी द स्टार्टर. I think he would be 21-22 by that time. तो अच्छा भाई, अर्ली 20s में आ रहा है, सीखे बड़े वहाँ से. उसके बाद हम हालैंड को लेके आएंगे जो कि 25 का उस टाइम पे प्राइम पे एंटर भी नहीं करा है अपनी. एंड वील कीप अ 21-year-old वितोर रोकी एज एन अंडर स्टडी. तो उसका करियर तो गया, क्योंकि हालैंड कम से कम 10 साल और खेलेगा उसके बाद. बाय दैट टाइम वितोर रोकी विल ऑल्सो बी इन हिज 30s. तब जाके वो मेन स्ट्राइकर बनेगा बारसा का. नो सेंस एट ऑल. व्हाई वुड वितोर रोकी देन स्टे एट बार्सिलोना? तो वितोर रोके की साइनिंग होने के बाद मेरे को तो सेंस ही नहीं लगता कि ये लोग हालैंड को कैसे साइन करेंगे एंड क्या लॉजिक है उसका. या तो वितोर रोके को साइन ना करते, या तो फिर उसको बेचने वाले हो आप. इन दैट केस वही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है भाई कि फिर लिया ही क्यों था, इतनी हाइप क्यों बनाई थी, लाइन करे जा रहे हैं तब से बैठ के. सो ऑल एंड ऑल आई थिंक ये जो 3 रीजन्स है वाई दिस विल नॉट हैपन, दे आउटवे ऑल द 6-7 रीजन्स ऑन वाई इट कुड हैपन मैसिवली.
ये 3 रीज़न ही काफ़ी हैं हमें सोचने पे मजबूर करने के लिए कि भाई सपने तो देख रहे हैं लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी वो चीज़ मैच कर रही है हमारी, स्पेशली विद द पॉलिटिकल माइंड ऑफ लापोर्ता। आई हाईली डाउट। एंड इसीलिए ना मैं ज़्यादा रूमर से डिस्कस करता भी नहीं हूँ पॉडकास्ट में, बिकॉज कोई ज़्यादा मीट होता नहीं है। ये सब वही है कि ख्याली पुलाव बनाते रहो तुम कि वो है ना, सब लोग अपने एको चैम्बर में बैठ के सब हाँ अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, सब एक दूसरे की तारीफ करे जा रहे हैं, जो सच्चाई है वो कोई बोल नहीं रहा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट पे मच अटेंशन टू दीज रूमर्स। अगले 1-2 सालों में बहुत टाइम है, तब तक क्या होता है तब हमें पता चलेगा। बट ऑन दैट नोट आई एंड टुडेज पॉडकास्ट। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगले पॉडकास्ट के लिए और भी कैसे टॉपिक्स लेके आएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है हमारी, मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, बाकी पॉडकास्ट भी चेकआउट करें। इनफैक्ट जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इन माई ओपिनियन फ्रॉम दिस चैनल, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी देखिए, उससे कमेंट करिए आपको कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।